नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विमल सिंह। बालाजी स्टडी अड्डा में आपका स्वागत है। डीएलएड फोर्थ सेमेस्टर दिसंबर 2022 एग्जाम महामैराथन क्लास के अंतर्गत हिंदी की महामैराथन क्लास आज हम देखेंगे। प्रश्नों की मैराथन भी आप कह सकते हैं। और एग्जाम आपका हिंदी का जो है वो 24 यानी कल आपका है 10 से 11 बजे की टाइमिंग में। देखिए, इंग्लिश की महामैराथन हम देख चुके थे पहले, नहीं देखी हो वो वीडियोज में देख लीजिएगा। इसी वीडियो के कमेंट में भी आपको मैं दे दूंगा लिंक। और इंग्लिश के अलावा शांति शिक्षा और सतत विकास, ये अभी हमने देखी थी। ये पिछला वीडियो नहीं देखा हो, साइड में आई बटन में वीडियो मिल जाएगा। और हिंदी की हम महामैराथन क्लास हम देख रहे हैं, तो तीनों कल वाले पेपर के लिए आपका यहाँ से कवर हो जाएगा। और इंग्लिश के ही जो वन लाइनर हैं वो सब हम पहले करा चुके हैं, वो मॉडल पेपर करा चुके हैं। वो सारी चीजें नहीं देखी हो तो वो जरूर देख लीजिएगा। और पेपर इनमें से किसी भी माध्यम से आप भेज सकते हैं। फेसबुक पर बालाजी स्टडी अड्डा सर्च करके, टेलीग्राम पर विमल 17Z ये आईडी है। और अगर जुड़ना है टेलीग्राम पर तो बालाजी स्टडी अड्डा सर्च करेंगे, टेलीग्राम पर चैनल मिल जाएगा, ताकि कोई इंफॉर्मेशन, कोई करंट अफेयर, सारी चीजें हम वहां पर आपको मिल जाएं। इंस्टाग्राम विमल सिंह 17Z पर भी भेज सकते हैं और जीमेल आईडी पर भी भेज सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और सबसे लास्ट में क्वेश्चन आपसे भी पूछेंगे। सबसे पहला प्रश्न कह रहा है, उक्त कथन बताना है आपको किसका है। उच्चारण में तनिक सा दोष आ जाने पर अर्थ जो है वो अनर्थ में परिवर्तित हो जाता है। कालिदास, भास, पाणिनि या सूरदास। इस प्रकार से चार ऑप्शन है, बताना है आपको ऑप्शन एबीसीडी में से कौन सा जो है वो सही होगा। तो चलिए बात करते हैं उत्तर की, कौन सा सही होगा। तो बिल्कुल आपका ये कथन जो है वो पाणिनि का कथन है। इस टाइप के जो प्रश्न होते हैं आपके, वो आपको याद रखने होते हैं, क्योंकि इसमें तो कोई आपकी टेक्निक चलती नहीं, तो पाणिनि याद रखिएगा। तो इन्होंने ये कथन दिया था। दूसरा प्रश्न कह रहा है, संस्कृत लेखन का दोष जो है वो क्या होता है। लेखन हेतु अधूरी जानकारी, आप कहेंगे बिल्कुल दोष में आता है। लेखन में जल्दबाजी करना, ये भी आपका आता है। अनुस्वार और अनुनासिक का पर्याप्त ज्ञान ना होना, ये भी आता है। यानी कि उपरोक्त सभी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। तीसरा प्रश्न कह रहा है कि व्यंजनों के कितने भेद होते हैं। ये प्रश्न मैंने आपको बताया था, अगर आपको सही से याद होगा। इस आरंभिक स्तर में भी आपकी हिंदी आती, वहां पर मैंने बताया था। तो चार ऑप्शन में से कौन सा सही होगा। बात करते हैं उत्तर की, तो आपका व्यंजनों के कुल तीन भेद होते हैं अगर मुख्यतः विभाजित किया जाता है। तो कौन कौन से, एक होता है आपका स्पर्श व्यंजन, दूसरा होता है आपका अंतस्थ व्यंजन, और तीसरा होता है आपका ऊष्म व्यंजन। तो ये तीन प्रकार जो है आपके होते हैं। अब इनमें जो स्पर्श व्यंजन है, इसमें आपके जो भी का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग, पा वर्ग इस प्रकार से होते हैं। तो इनकी संख्या भी पूछ ली जाती है स्पर्श व्यंजनों की, तो आप कहेंगे 25 जो है कुल संख्या होती है। अंतस्थ व्यंजन भी पूछ लिए जाते हैं बहुत बार कि आखिर कौन से होते हैं, तो आपके इनकी संख्या जो है वो 4 होती है। और कौन कौन से होते हैं, तो आप कहेंगे या, रा, ला, वा, ये 4 आपके अंतस्थ व्यंजन होते हैं। उस व्यंजन की बात करें तो ये भी आपके 4 होते हैं। तो जो शाह होते हैं ये 4 प्रकार के, एक ये वाला शाह, एक ये वाला शाह, एक आपका षटकोण वाला शाह, और एक हा। तो ये चारों आपके होते हैं किसमें, उस व्यंजन में। सीरियल इनका सा ये सबसे पहले आएगा, फिर ये वाला सा आएगा, फिर ये वाला सा आएगा, फिर बाद में हा आएगा। ये आपके तीन मुख्यतः डिवीजन जो है वो किया जाता है। इसके अलावा आगत भी होते हैं, संयुक्त भी होते हैं। वो इन मुख्यतः वर्गीकरण में नहीं आते, पर व्यंजन के ही अंतर्गत आते हैं। देखिए अगला प्रश्न भी आपसे पूछा गया है, अंतस्थ व्यंजन है। तो मैंने बताया आपको 4 होते हैं यार अलावा। तो इन चारों में से कौन सा सही होगा, बिल्कुल आपका रा जो है वो सही हो जाएगा। तो रा आपका अंतस्थ व्यंजन है। पांचवा प्रश्न कह रहा है, ह्रस्व स्वरों की संख्या कितनी होती है। 9, 3, 5 या 7। इस प्रकार से 4 ऑप्शन दे रखे हैं, बताना है आपको ऑप्शन एबीसीडी में से कौन सा सही होगा। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो ऑप्शन आपके चारों ही गलत दे रखे हैं। क्यों, क्योंकि ह्रस्व स्वरों की संख्या मैंने आपको बताई थी 4 होती है। यहाँ पर तो चारों ही ऑप्शन में 4 नहीं दे रखा है। कौन कौन से होते हैं आपके, एक आपका छोटा आ होता है, एक आपका छोटी ई होता है, एक आपका छोटा ऊ होता है, और री से ऋषि भी आप इसी में देखते हैं। तो ये आपके 4 ह्रस्व स्वर जो हैं उनकी संख्या होती है। इन्हीं को हम एक और नाम से भी जानते हैं, और वो नाम क्या है, मूल स्वर के नाम से भी जानते हैं। हो सकता है आप एक चीज रट के गए हो और वहां पर कोई और तरीके से पूछ लिया जाए, तो ये भी नाम आपको पता होना चाहिए। देखते हैं, यहाँ पर कोई भी ऑप्शन नहीं सही होगा, ध्यान रखिएगा 4 जो है वो होती है, यहाँ पर ऑप्शन गलत है। अगला प्रश्न 6 कह रहा है आपका ऊष्म व्यंजन है। 4 प्रकार हैं, यानी कि 4 ऑप्शन है, छा, शा, ला या। तो मैंने बताया आपको उस व्यंजन में कौन कौन से आते हैं। तो आपका शा 4 प्रकार के, और हा भी आता है। तो ये आपके 4 होते हैं। मैं फिर से चलिए लिख देता हूँ, शा, षटकोण वाला सा, ये वाला शा और हा। अब इसमें देखिए कौन सा है आपका, तो ये वाला शा दे रखा है, बा वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है, स्वर तथा व्यंजनों की कुल संख्या जो है वो कितनी है। 23, 41, 42 या 46। 4 ऑप्शन है, बताना है आपको कौन सा सही होगा। यहाँ पर भी अगर आप ऑप्शन देखेंगे तो चारों ही आपके ऑप्शन गलत दे रखे हैं।
अब देखिए बुक में ही गलत छपा होता है तो इसके लिए आपको ध्यानपूर्वक पढ़ना होता है। राजन पवन में तो मैंने आपको पहले भी बताया भर भर कर गलत लिखा होता है, तो आपको ध्यानपूर्वक सारी चीजें पढ़नी होती है। तो स्वर तथा व्यंजनों की कुल संख्या अगर बात करें तो दो आधार पर आप डिवाइड कर सकते हैं। पहला, हिंदी जो है उसमें उच्चारण के आधार पर, उच्चारण के आधार पर आप कहेंगे तो 45 आपके टोटल वर्ण होते हैं, जिनमें से आपके 10 जो है वो स्वर होते हैं और 35 जो है वो व्यंजन होते हैं, जब बात की जाए उच्चारण के आधार पर अगर बात की जाए लेखन के आधार पर, तब आप कहेंगे कुल जो वर्ण होते हैं उनकी संख्या होती है 52, और इस 52 में से भी आपके 13 जो है वो स्वर होते हैं और आपके 35 जो है वो व्यंजन होते हैं और 4 जो है आपके संयुक्त व्यंजन होते हैं। ये आपका दो प्रकार से डिवीजन हो गया। पर इन्हीं स्वरों की संख्या और व्यंजन की संख्या आपको अलग अलग पुस्तकों में अलग अलग देखने को मिलती है। जैसे कि आपकी आदित्य पब्लिकेशन की जो बुक है, आप देखेंगे काफी जो है वो ऑथराइज्ड बुक है, उसमें यही स्वरों की संख्या आपको 11 दे रखी है और जो व्यंजन है उनकी संख्या 41 दे रखी है, और इनको आप जोड़ेंगे तो कुल मिलाकर 52 होगा। तो इससे ये तो स्पष्ट हो रहा है कुल वर्ण अगर पूछा जाए तो आपको 52 ही टिक हमेशा करना है, और स्वरों की संख्या और व्यंजन की संख्या आपको ऑप्शन के अकॉर्डिंग टिक करना है। बात आप मेरी समझ रहे हैं? प्रत्येक आपको बुक में इसीलिए अलग अलग देखने को मिलता है, तो आप कुल वर्ण ध्यान रखिए 52, बाकी स्वर और व्यंजन आपको ऑप्शन के अकॉर्डिंग दे रखा है, मतलब जैसा दे रखा हो वैसे ही आपको टिक करना है। मैंने आपको सभी बता दिए कैसे कैसे डिवीजन के आधार पर अलग अलग पुस्तकों में दे रखा है। अगला प्रश्न देखते हैं, स्वर के कितने भेद होते हैं? 3, 2, 4 या 8? चार ऑप्शन है, बताना है आपको कौन सा सही होगा। बात करते हैं उत्तर की, तो आपका आपका ऑप्शन यहाँ पर आ 3 जो है वो सही हो जाएगा। स्वर के कितने भेद होते हैं? 3 होते हैं। कौन कौन से? एक होता है ह्रस्व स्वर, दूसरा होता है दीर्घ स्वर, तीसरा होता है प्लुत स्वर। इसमें एक मात्रा का समय, इसमें एक से अधिक यानी कि 2 मात्रा, और इसमें उससे भी अधिक जैसे कि हम बोलते हैं आपका ओम बोलते हैं, तो वो इसका एग्जाम्पल हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है दीर्घ स्वरों की संख्या जो है वो कितनी होती है? 2, 3, 8 या 5? चार ऑप्शन है, बताना है आपको ऑप्शन एबीसीडी में से कौन सा सही होगा। तो ऑप्शन एबीसीडी में से अगर बात करें उत्तर की, तो आपका 8 जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। कौन कौन से होते हैं दीर्घ स्वर? तो आपका बड़ा आ होता है, फिर बड़ी ई होता है, फिर आपका बड़ा ऊ होता है, फिर आपका ए होता है, फिर एक मात्रा वाला ए होता है, फिर इसी प्रकार ओ होता है, और इसी प्रकार आपका औ भी होता है, और लास्ट में अंगा भी होता है। ये जो अंगा है कहीं कहीं आपको नहीं देखने को मिलता है, तो वहां पर संख्या 7 भी आपको दे रखी होती है, पर लूसेंट में आप देखेंगे तो अंगा आपको देखने को मिलेगा, और यदि आप आदित्य पब्लिकेशन वाली बुक में देखेंगे तो आपको यही 7 संख्या देखने को मिलती है। तो इन सभी चीजों को अपने दिमाग में रखिए कि ऑप्शन में जैसे पूछा जाए 7 हो सकता हो, 8 की जगह 7 ही ऑप्शन दे दिया जाए तो आप 7 को टिक लगाएंगे। तो अपने अपने अकॉर्डिंग प्रश्न के आपको आंसर देना है। 10वां प्रश्न कह रहा है संयुक्त व्यंजन है मा, धा, ना या त्रा? तो मैंने बताया 4 होते हैं, छ, त्र, ज्ञा और श्र। अब इनमें से कौन सा आ रहा है? त्रा वाला आ रहा है, तो यही आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है हलंत को प्रदर्शित किया जाता है, किससे किया जाता है? 4 ऑप्शन है, बताना है आपको कौन सा सही होगा। तो आप सभी जानते हैं इस प्रकार से आपका हलंत होता है। आप कोई भी चीज लिखते हैं तो इस प्रकार से नीचे लगा देते हैं लाइन, तो यही आपका हलंत होता है। 12 प्रश्न देखते हैं, मौन पठन के दोष हैं। 4 ऑप्शन है, भयभीत होकर पढ़ना, आशंकित होकर पढ़ना, ध्वनि को नाक द्वारा निकालना या सभी? तो आप क्या कहेंगे? मन मौन जो पठन है उसके दोष में आपका ये सभी आते हैं, तो आपका उपरोक्त सभी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है संस्कृत वर्णमाला को कितने भागों में बांटा गया है? 2, 5, 4 या 6? अच्छा प्रश्न है, बताना है आपको ऑप्शन एबीसीडी में से कौन सा सही होगा। बात करते हैं उत्तर की, तो आपका ऑप्शन सा 4 जो है वो सही हो जाएगा। संस्कृत वर्णमाला को कितने 4 भागों में बांटा गया है। कौन कौन से? तो पहला आपका होता है स्वर, दूसरा होता है आपका व्यंजन, तीसरा होता है आपका विसर्ग, और चौथा होता है आपका विसर्ग के बाद अनुस्वार। ये 4 प्रकार आपके होते हैं। देखिए मैं सारी चीजें अपनी तरफ से पूरी कोशिश करता हूँ कि आपको यहाँ पर फॉर्मेलिटी ना अदा की जाए कि आपको मैं सारे प्रश्न करा दूं, उसके साथ साथ उससे जो जो प्रश्न पूछे जा सकते हैं, अब यही आपसे प्रश्न अति लघु में पूछ लिया जाए। अब 4 तो लिख के आ नहीं जाएंगे, आपको नाम भी लिखने पड़ेंगे। तो मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करता हूँ। वीडियो आपको पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक अवश्य कर दीजिएगा, ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिलता रहे। आपके एक लाइक से, आपके लिए इतनी मेहनत की जाती है, तो एक लाइक तो आपका वीडियो पर बनता ही है। बात करते हैं अगले प्रश्न 14 की। मौखिक पठन के तत्व हैं शुद्ध उच्चारण, स्पष्ट स्वर, मधुर ध्वनि या सभी? तो आप क्या कहेंगे?
तत्व में, ये सभी आपके आते हैं मौखिक पठन में। अगला प्रश्न 15 कह रहा है किसी भी भाषा को सीखने का महत्वपूर्ण साधन क्या होता है? समाचार पत्र होते हैं, दूरदर्शन होता है, पत्र पत्रिकाएं होती हैं, या साहित्य? तो सीखने का सबसे बढ़िया माध्यम होता है समाचार पत्र। आप जो कि आप यहाँ के ऑप्शन में देखेंगे तो सही आपको दिया गया है कि किसी भी भाषा को सीखने का महत्वपूर्ण साधन, आ ऑप्शन यहाँ पर देखिए साइड में दे रखा है समाचार पत्र। पर अगर आप थोड़ा सा खुद से सोचने का प्रयास करेंगे कि किसी भी भाषा को अगर आपको सीखना है तो क्या समाचार पत्र पढ़कर ही आप उस भाषा को सीख सकते हैं? मैं अभी आपको कोई तमिल भाषा का समाचार पत्र दे दूं तो क्या आप उसे जब पढ़ ही नहीं पा रहे हैं तो क्या उसे आप सीख पाएंगे? आप कहेंगे बिल्कुल नहीं। तो आपका समाचार पत्र वाला ऑप्शन कैसे सही हो सकता है? तो आप कहेंगे ये ऑप्शन नहीं होगा। किसी भी भाषा को सीखने का महत्वपूर्ण साधन होता है आपका साहित्य। तो ये आपका ऑप्शन बिल्कुल जो है वो सही होगा। साहित्य के भी 3 प्रकार होते हैं, या हमारे हिंदी में अगर आप देखें 3 प्रकार का साहित्य देखने को मिलता है। एक होता है आपका गद्य, एक होता है पद्य, और एक होता है चंपू। तो ये 3 प्रकार के आपको इसके देखने के मिलते हैं। तो यही आपका मेन साधन होता है। समाचार पत्र से ही केवल आप नहीं सीख सकते, बाकी ये है कि हाँ, इससे आप अपनी जो भाषा है उस पर पकड़ अच्छी कर सकते हैं। 16 प्रश्न कह रहा है कबीर की प्रमुख रचना है साखी, सूरसागर, मेघनाद या प्रिय प्रवास? 4 ऑप्शन है, बताना है आपको कौन सा सही होगा। तो ऑप्शन एबीसीडी में से बात करते हैं उत्तर की, तो साखी सही हो जाएगा। साखी, शबद रमैनी, ये सभी कबीर की रचनाएं हैं। 17 प्रश्न कह रहा है ज्ञानाश्रयी शाखा के प्रधान कवि इनमें से कौन थे? बिहारी, सूरदास, कबीर या तुलसीदास? तो ऑप्शन एबीसीडी में से बात करते हैं उत्तर की, तो कबीर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ज्ञानाश्रयी शाखा के प्रधान कवि के रूप में कबीर जाने जाते थे। इसके अलावा रैदास भी आपने नाम अवश्य सुना होगा, और नामदेव हो गए, गुरु नानक देव हो गए, संत दादू दयाल हैं, वो सभी इसी ज्ञानाश्रयी शाखा से ही संबंधित हैं। कबीरदास जो है इनका मूल ग्रंथ बीजक था, और उसी बीजक में जो हमने ऊपर वाले प्रश्न में देखा था साखी, तो उसके अंतर्गत साखी शबद रामायणी आपका आता है। पर मूल ग्रंथ आपसे कहें तो साखी जो है उसका नाम था, बीजक सॉरी उसका जो है वो नाम था, उस बीजक के अंतर्गत ही साखी शबद रामायणी आपका आता है। 18 प्रश्न कह रहा है जयशंकर प्रसाद की प्रमुख रचना इनमें से कौन सी थी? रचनाओं पर आधारित तो हम बहुत अच्छे से ट्रिक से आपको बता चुके हैं, और जयशंकर प्रसाद की कहानी अगर आपने देखी होगी तो आप यूं चुटकी में यहाँ पर आंसर बता देंगे। यदि आपने नहीं देखी है वो सभी ट्रिक, तो यूट्यूब पर सर्च कीजिएगा बालाजी स्टडी अड्डा रचनाएं, एक प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी जहां पर आपको 10 वीडियोस में लगभग मिलेंगे, जिसमें अलग अलग इसी प्रकार से जो है वो कवि लेखक हैं जिनकी रचनाओं को बहुत ही बेहतरीन ट्रिक से मैंने उसमें बता रखा है। एक बार सुनते ही आपको उसमें इंटरेस्ट आ जाएगा, ये मैं गारंटी देता हूँ। चलिए बात करते हैं उत्तर की, तो आपका ध्रुव स्वामिनी बिल्कुल सही हो जाएगा, जयशंकर प्रसाद की प्रमुख रचना है। इसके अलावा बात करें अगर इसकी विधा की, तो ये जो है आपका एक नाटक है, और ये जो है जयशंकर प्रसाद उनकी अंतिम और श्रेष्ठ नाट्य कृति के अंतर्गत जो है वो आती है। 19 प्रश्न कह रहा है मैथिली शरण गुप्त जो है उस उनका खंड काव्य जो है वो है पंचवटी, हीरावती, प्राणापर्ण या इनमें से कोई नहीं? 4 ऑप्शन है, बताना है आपको इनमें से कौन सा सही होगा। बात करते हैं उत्तर की, तो आपका पंचवटी बिल्कुल सही हो जाएगा। मैथिली शरण गुप्त जो है उनका खंड काव्य। अगला प्रश्न 20 कह रहा है महादेवी वर्मा की प्रमुख रचना इनमें से कौन सी है? कुकुरमुत्ता, प्रहलाद, यामा या रेणुका? यहाँ पर अगर आप ध्यान देंगे तो प्रश्न में एक वर्ड यूज किया गया है प्रमुख, तो इनकी प्रमुख रचना में आपकी आती है रचना। और बात करते हैं उत्तर की, तो आपका यामा बिल्कुल सही हो जाएगा। प्रमुख वर्ड यहाँ पर क्यों यूज किया गया है? क्योंकि ये जो इनकी रचना है इसके अंतर्गत 4 कविता संग्रह जो है उनका संकलन है। कौन कौन सी? एक आपका है नीरजा, एक आपका है निहार, एक वो है आपका रश्मि, और एक है आपका सांध्य गीत। आपको याद होगा, तो ये सब मैंने अच्छी अच्छी ट्रिक से आपको कहानी पूरी पूरी बता रखी है, आपको अवश्य याद होगा। तो ये चारों जो है इसी यामा जो है उसके अंतर्गत जो है वो आती हैं। और फेमस मैंने क्या कहा, प्रमुख रचना, तो इसलिए प्रमुख है क्योंकि 1982 में हिंदी साहित्य का सर्वोच्च पुरस्कार, जिसका नाम क्या है, ज्ञानपीठ पुरस्कार, इसी रचना के लिए इन्हें जो है वो प्रदान किया गया था। इसीलिए यहाँ पर प्रमुख जो वर्ड है वो यूज किया गया है। 21 प्रश्न कह रहा है महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने किस पत्रिका का संपादन किया? हिंदुस्तान, सरस्वती, गीतांजलि या इनमें से कोई नहीं? 4 ऑप्शन है, बताना है आपको कौन सा सही होगा। बात करते हैं उत्तर की, तो आपका सरस्वती बिल्कुल सही हो जाएगा। महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने सरस्वती पत्रिका का संपादन किया। अगला प्रश्न कह रहा है हरिवंश राय बच्चन जी ने किस आत्मकथा की रचना की? 4 ऑप्शन है, बताना है आपको कौन सा सही होगा। बात करते हैं उत्तर की, तो क्या भूलूं क्या याद करूं, ये जो है इनकी आत्मकथा जो है वो है। अगला प्रश्न कह रहा है 23
गबन और गोदान किसकी प्रमुख रचना है? चार ऑप्शन है, बताना है आपको कौन सा सही होगा। बात करते हैं उत्तर की तो आपका प्रेमचंद्र बिल्कुल सही हो जाएगा। बहुत ही महत्वपूर्ण रचना है, याद रखिएगा, गबन और गोदान। 24 प्रश्न कह रहा है पाठ्य वस्तु से क्या तात्पर्य है? चार ऑप्शन है, बताना है कौन सा सही होगा। तो आप कहेंगे समाचार पत्र भी, पत्रिकाएं भी, संदर्भ पुस्तकें भी, उपर्युक्त सभी आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है बीजक नामक ग्रंथ किससे संबंधित है? दिनकर, तुलसीदास, कबीर या सूरदास? चार ऑप्शन है, बताना है कौन सा सही होगा। बात करते हैं उत्तर की तो कबीर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। मैंने ऊपर भी बताया था आपको कि इसी के अंतर्गत संग्रह जो है वो किया गया है। 26 प्रश्न कह रहा है तुलसीदास जी जो है उनका जन्म जो है वो कब हुआ था? तो चार ऑप्शन में बताना है आपको कौन सा सही होगा। देखिए सन जो है आपको अलग अलग जगह देखने को अलग अलग मिलेगा। यहाँ पर जो ऑप्शन के अकॉर्डिंग है वो 1554 संवत में सही होगा। बाकी आपको 1511 भी देखने को मिलता है, 1568 भी विक्रम संवत इस टाइप से देखने को मिलता है। तो अलग अलग देखने को मिलता है। समय जो है आपका कह सकते हैं अलग अलग जगह हो सकता है, पर अगर बात करें कहाँ हुआ था तो वो आपको याद होना चाहिए। इनका जन्म राजापुर जिला बांदा जो है उसमें हुआ था, और कुछ लोग राजापुर को भी जो है वो मानते हैं। आपका ऑप्शन आ जो है वो सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं 27। बिहारी जी सर्वश्रेष्ठ कवि थे? भक्ति काव्यधारा, रीतिकाल, आधुनिक काल या प्राचीन काल? चार ऑप्शन है, बताना है आपको कौन सा सही होगा। बात करते हैं उत्तर की तो आपका ऑप्शन नंबर बा रीतिकाल जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। तो बिहार जी सर्वश्रेष्ठ कवि थे रीतिकाल के। अगला प्रश्न 28 कह रहा है कि जयशंकर प्रसाद जी का स्वर्गवास हुआ था। चार ऑप्शन है, छाटना है आपको ऑप्शन एबीसीडी में से कौन सा सही होगा। ऑप्शन एबीसीडी में से छाटना है आपको कि इनकी मृत्यु या स्वर्गवास कब हुआ था। बात करते हैं उत्तर की तो आपका सन 1937 जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। जन्म की बात करें तो 1889 में इनका जन्म जो है वो हुआ था। कहाँ हुआ था? तो वाराणसी में जो है वो हुआ था, पर मृत्यु भी वाराणसी में ही जो है वो हुई थी। देखते हैं अपना अगला प्रश्न 29। परिमल काव्य के रचयिता जो है आपको बताना है थे कबीर, बाबू गुलाब राय, महादेवी वर्मा या सूर्यकांत त्रिपाठी निराला? इस प्रकार से चार ऑप्शन है, छाटना है आपको ऑप्शन एबीसीडी में कौन सा सही होगा। बात कर लेते हैं उत्तर की तो आपका ऑप्शन यहाँ पर दा वाला सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न 30 कह रहा है पंचपात्र के लेखक जो है वो कौन है? चार ऑप्शन है, छाटना है आपको कौन सा सही होगा। बात करते हैं उत्तर की तो आपका ऑप्शन आ श्री पदुमलाल पुन्नालाल बख्शी जो है आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न 31 कह रहा है कि वीणा काव्य रचना के रचयिता जो है वो हैं? चार ऑप्शन है, छाटना है कौन सा सही होगा। ज्यादा मैं समय आपको नहीं दे रहा हूँ, लगभग 2 से 5 सेकंड तक का। तो सुमित्रानंदन पंत आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। आप चाहें तो प्रश्न जब मैं बोलता हूँ वीडियो को वहां पर पॉज करिए, खुद से सोचिए, फिर आंसर सुनिए, ये भी आपका एक तरीका हो सकता है। 32 प्रश्न कह रहा है कि राम नरेश त्रिपाठी का जन्म जो है वो हुआ था। चार ऑप्शन है, बताना है कौन सा सही होगा। तो चार ऑप्शन में अगर बात करें उत्तर की तो आपका 1889 सन में जो है वो सही हो जाएगा। और यदि बात करें तारीख की भी तो 4 मार्च 1889। स्थान की बात करें तो सुल्तानपुर में जो है वो जन्म इनका हुआ था, राम नरेश त्रिपाठी। 33 प्रश्न कह रहा है कि काशी में नागरी प्रचारणी सभा की स्थापना किसने की थी? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार आपको ये प्रश्न देखने को मिलता है। चार ऑप्शन दे रखे हैं, बताना है आपको ऑप्शन एबीसीडी में से कौन सा सही होगा। तो जल्दी से छाटिए, जल्दी से सोचिए। बात करते हैं उत्तर की, चलिए। तो बिल्कुल आपका ऑप्शन सा श्याम सुंदर दास बिल्कुल सही हो जाएगा, काशी में नागरी प्रचारणी सभा की स्थापना। अगला प्रश्न देखते हैं 34। हिंदी नव जीवन का संपादन किसने किया था? चार ऑप्शन है, बताना है आपको ऑप्शन एबीसीडी में से कौन सा सही होगा। बात करते हैं उत्तर की तो आपका हरिभाऊ उपाध्याय जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। तो यहाँ पर तो आप देखेंगे डायरेक्ट हरिभाऊ उपाध्याय नाम देखने को मिलता है। एक्चुअल में जो आपका हिंदी नवजीवन है ये महात्मा गांधी जी का था, और इस पर वर्क हरिभाऊ उपाध्याय ने किया था। तो अगर ऑप्शन में आपको महात्मा गांधी देखने को मिलता है तो आपको महात्मा गांधी जी को टिक करना है। तो ध्यान रखिएगा दोनों ही ऑप्शन को। तो यहाँ पर आपका हरिभाऊ उपाध्याय सही हो जाएगा। 35 प्रश्न कह रहा है खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी, इसकी रचयिता कौन थी? महादेवी वर्मा, मन्नू भंडारी, मीराबाई या सुभद्रा कुमारी चौहान? बहुत ही अच्छा प्रश्न है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो देखते हैं कितने लोग इसका सही आंसर बताते हैं। जल्दी से बताइए ऑप्शन एबीसीडी में से कौन सा सही होगा। बात करते हैं उत्तर की तो सुभद्रा कुमारी चौहान आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। आपकी जो SCERT वाली पुस्तक है उसमें आप देखेंगे तो इस पर बेस्ड चैप्टर भी है आपका। 36 प्रश्न कह रहा है कि काव्यों महाकाव्यों में सारगर्भित वाक्य जो हैं उनको क्या कहते हैं? सूक्ति कहते हैं, छंद कहते हैं, श्लोक कहते हैं या गर्भ वाक्य कहते हैं? इस प्रकार से चार ऑप्शन है, छाटना है आपको इनमें से कौन सा सही होगा।
बात करते हैं उत्तर की, तो आपका ऑप्शन ए यानी आ वाला सूक्ति जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। काव्यों महाकाव्यों में जो सारगर्भित वाक्य हैं उनको सूक्ति जो है वो कहा जाता है। 37 प्रश्न कह रहा है कि हितम मनोहारी चा दुर्लभम वचः सूक्ति किस काव्य की है। चार ऑप्शन है, बताना है आपको ऑप्शन एबीसीडी में से कौन सा सही होगा। बात करते हैं उत्तर की, तो आपका ऑप्शन नंबर द किरातुर्जुनियम आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। प्रश्न यहां से एक ये भी उठता है, जो किरातार्जुनीयम है ये लिखी किसने है, तो बात करें किसने लिखी है, तो भारवी जो है इनके द्वारा ये रचित है। इस पॉइंट को भी ध्यान में रखिएगा। देखते हैं अपना अगला प्रश्न जो है वो 38, विश्व साहित्य के इतिहास में सबसे बड़ा महाकाव्य कौन सा है, रामायण महाभारत शिशुपाल वधम या श्रीमद् भगवत गीता। चार ऑप्शन है, बताना है आपका ऑप्शन एबीसीडी में से। बात करते हैं उत्तर की, तो आपका श्रीमद् भगवत गीता बिल्कुल सही हो जाएगा। और इस 38 प्रश्न के बाद वाले जो प्रश्न है 39 से, यहाँ से हमारे प्रश्न हो रहे हैं स्टार्ट प्रीवियस ईयर के, जो कि आप देखेंगे तो सन 2016 के यहाँ से स्टार्ट हो रहे हैं। अब सन 2016 के 5 प्रश्न देखेंगे, फिर हम 17 के देखेंगे, फिर 18 के, फिर 2019 के, तो सभी प्रीवियस ईयर के अब हम प्रश्न देखेंगे। तो 39 प्रश्न आपका कह रहा है सुगम शब्द का विलोम आपको बताना है। चार ऑप्शन है, बताना है आपको ऑप्शन एबीसीडी में से कौन सा सही होगा। बात करते हैं उत्तर की, तो बिल्कुल आपका ऑप्शन सा सुगम का विलोम दुर्गम जो है वो सही हो जाएगा। तो देखिए इजी प्रश्न आपसे प्रीवियस ईयर में 2016 में पूछे गए थे। 40 प्रश्न कह रहा है कि रविंद्राहा शब्द में संधि है। चार ऑप्शन है, गुण दीर्घ यण या वृद्धि, बताना है आपको इनमें से कौन सा सही होगा। बात कर लेते हैं उत्तर की, तो बिल्कुल तो आपका ऑप्शन बा दीर्घ संधि बिल्कुल सही हो जाएगा। रविंद्र शब्द को अगर संधि विच्छेद के आधार पर देखें तो रवि और इंद्र इस प्रकार आप इसे ब्रेक करेंगे। रवि में देखिए वी आ रहा है यानी कि लास्ट में छोटी ही आ रहा है, इंद्र में देखेंगे भी तो छोटी ही आ रहा है, और दोनों मिलकर क्या बना रहे हैं तो बड़ी ही बना रहे हैं। तो ये आपका रूल किस में होता है, दीर्घ संधि में होता है, तो यही आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है जयशंकर प्रसाद की रचना इनमें से कौन सी है, कामायनी साकेत प्रिय प्रवास या पल्लव। चार ऑप्शन है, बताना है आपको ऑप्शन एबीसीडी में से कौन सा सही होगा। बात करते हैं उत्तर की, तो कामायनी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। जयशंकर प्रसाद की प्रमुख रचना में जो है ये आती है। अगला प्रश्न कह रहा है कि दुर्बल को ना सताइए जाकी मोटी हाय उपयुक्त जो पंक्ति है इसके रचनाकार जो है वो कौन है। चार ऑप्शन दे रखे हैं, बताना है आपको ऑप्शन एबीसीडी में से कौन सा सही होगा। बात करते हैं उत्तर की, तो आपका कबीर दास बिल्कुल सही हो जाएगा। कबीर दास जी जो है इनकी ये पंक्तियां हैं। 43 प्रश्न कह रहा है कि दमक का तुकांत शब्द है कदम्ब तरस धमक या हृदय। चार ऑप्शन है, बताना है इनमें से कौन सा सही होगा। बात करते हैं उत्तर की, तो तुकांत मतलब क्या है, लास्ट में बने। जैसे कि देखते हैं अधिकतर घर में दो लड़के होते हैं, तो एक का नाम धर दिया जाता है रोहन तो दूसरे का सोहन। इसी प्रकार दमक का तुकांत देखेंगे तो दमक धमक इस प्रकार से जो मैच करता है, ये आपका सा वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। तो ये आपके खत्म हुए आपके 2016 के 5 प्रश्न। यहां से हम देखेंगे 2017 के जो है वो 5 प्रश्न देखते हैं। पुरस्कार कहानी के लेखक इनमें से कौन है, प्रेमचंद, महादेवी वर्मा, जयशंकर प्रसाद या बालकृष्ण भट्ट। बात करते हैं उत्तर की, तो आपका जयशंकर प्रसाद बिल्कुल सही हो जाएगा। देखिए जयशंकर प्रसाद कितने ज्यादा फेमस हैं, 2016 में भी एक प्रश्न पूछा गया, 2017 में भी पूछा गया, तो इससे आपको एक पता चल रहा है कि कैसे कैसे यहाँ पे प्रश्न पूछे जाते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है प्रत्युपकार शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग जो है उनकी संख्या बताइए। चार ऑप्शन है, 3, 2, 4 या 1, बताना है आपको ऑप्शन एबीसीडी में से कौन सा सही होगा। बात करते हैं उत्तर की, तो बा आपका 2 जो है वो सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं 46, रेखांकित शब्द में प्रयुक्त समास जो है वो कौन सा है। यहाँ पर रेखांकित कुछ और नहीं है, रेखांकित में ही आपसे यहाँ पर पूछा गया है। अव्ययी भाव समास, तत्पुरुष, कर्मधारय या बहुब्रीहि, इस प्रकार से 4 ऑप्शन आपको दे रखे हैं। समास विग्रह आप करके देखेंगे तो आपका कभी गलत नहीं होगा। रेखांकित में आप समास विग्रह करेंगे तो क्या होगा, रेखा से अंकित, तो से वाला आपका किसमें आता है, कर्ता ने कर्म को करण से, तो तत्पुरुष में ही ये सारी चीजें आती हैं आपकी विभक्ति वगैरह, तो बा वाला ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। और ये भी आप कह सकते हैं से में करुण करण तत्पुरुष, यहाँ पर हो सकता हो ऑप्शन में और ज्यादा डिटेल में दे रखा होता तो करण तत्पुरुष आपका सही हो जाता। 47 प्रश्न कह रहा है कि शताब्दी एक्सप्रेस के समय पर पहुंचने की संभावना है, वाक्य किस प्रकार का वाक्य है। चार ऑप्शन है, संकेतवाचक, विस्मयवाचक, संदेशवाचक या विधानवाचक। चार ऑप्शन है, बताना है आपको कौन सा सही होगा। तो संभावना है और एक बताया जा रहा है, तो आपका संदेश के तौर पर बताया जा रहा है, तो संदेशवाचक आपका सही हो जाएगा। और यहीं आप जो है वो गलत हो जाएंगे। क्यों, क्योंकि देखिए आंसर देखेंगे आप साइड में सा दे रखा है और आप रट लेंगे कि ये आपका संदेशवाचक वाक्य होगा, तो संदेशवाचक वाक्य आपका कोई होता ही नहीं है। वाक्य के जो प्रकार होते हैं वो आपके अर्थ के आधार पर जो डिवीजन किया गया है उसमें मैं आपको नाम बता देता हूँ। ये आपका ऑप्शन यहाँ पर गलत प्रिंट है, बताता हूँ कौन कौन से होते हैं। पहला होता है आपका विधानवाचक, दूसरा होता है आपका निषेधवाचक, तीसरा होता है आपका
प्रश्नवाचक, चौथा होता है आपका संकेतवाचक, इसी प्रकार पांचवा होता है आपका संदेहवाचक और छठा होता है आपका इच्छावाचक, सातवां होता है आज्ञावाचक और आठवां होता है आपका विस्मयादिवाचक वाक्य। तो ये 8 होते हैं। संदेश नाम का कोई आता ही नहीं आपका वाक्य का प्रकार, एक्चुअल में यहाँ पर मिसप्रिंट कर रखा है। संदेह यहाँ पर होगा वर्ड, क्या होगा, संदेहवाचक। अब आप समझेंगे तो सेंटेंस को पढ़िए एक बार। शताब्दी एक्सप्रेस के समय पर पहुंचने की संभावना है, तो संभावना व्यक्त की जा रही है, तो एक संदेह व्यक्त किया जा रहा है कि इतने टाइम पर पहुंच जाएगी, तो संदेहवाचक में आपका जो है ये आता है। तो आप क्या कह सकते हैं, संदेह या संभावना का बोध हो। जैसे हम क्या कहते हैं, शायद आज बारिश होगी, तो ये क्या है, संदेहवाचक आपका वाक्य है। ये जो है आपका गलत प्रिंट है। 48 प्रश्न कह रहा है शुद्ध वर्तनी वाले शब्द का चयन कीजिए, उपर्युक्त बताना है इनमें से चारों में से कौन सा जो है वो सही होगा। तो बताना है आपको ऑप्शन एबीसीडी में से उपर्युक्त कौन सा सही होगा। बात करते हैं उत्तर की, तो बा वाला आपका सही हो जाएगा। इस प्रकार से उपर्युक्त आपका बिल्कुल सही होता है, इसको ध्यान रखिएगा। यहाँ से आपके जो प्रश्न है वो 2017 के समाप्त हो रहे हैं। यहाँ से हमारा 49 से स्टार्ट हो रहे हैं 2018 के। अब 3 साल के हमने पेपर सॉल्व किए, तो हमको क्या चीज अभी तक समझ में आई कि सभी में एक रचना जरूर पूछी जा रही है। पहले वाले में जयशंकर प्रसाद से संबंधित 2016 में पूछी गई, 2017 में भी जयशंकर प्रसाद से संबंधित, फिर 2018 में भी अब पूछी गई है। तो मेघदूत पूछा गया किस रचनाकार की जो है वो कृति है। 4 ऑप्शन दे रखे हैं, बताना है आपको ऑप्शन एबीसीडी में से कौन सा सही होगा। बात करते हैं उत्तर की, तो आपका सा ऑप्शन कालिदास जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। तो मेघदूत जो है वो कालिदास जो है इनकी रचना है। अगला प्रश्न देखता है, सूर्योदय में कौन सी संधि है, बताना है आपको गुण, दीर्घ, अनुस्वार या वृद्धि। 4 ऑप्शन दे रखे हैं, बताना है आपको इनमें से कौन सा सही होगा। तो बात करते हैं ऑप्शन एबीसीडी में से आंसर की, तो गुण संधि आपका बिल्कुल जो है वो सही हो जाएगा। सूर्योदय का संधि विच्छेद किस प्रकार से होता है, तो सूर्य प्लस उदय इस प्रकार से आपका होता है। और अगर यहाँ पर आप देखेंगे तो सूर्य में लास्ट में छोटा आ रहा है और उदय में देखेंगे तो ऊ आ रहा है, ये दोनों मिलकर क्या बना रहे हैं, तो ओ बना रहे हैं। और ये किसमें रूल होता है, तो आपका गुण संधि में जो है वो होता है। यही आपका ऑप्शन आ सही हो जाएगा। 51 प्रश्न कह रहा है कि कौन सा शब्द अव्ययी भाव समास का उदाहरण है, आपको बताना है। 4 ऑप्शन है, बताइए जल्दी से। सज्जन, प्रत्येक, गजारूढ़ या द्विपाद में कौन सा सही होगा। तो ऑप्शन एबीसीडी में से बताना है आपको कौन सा सही होगा। चलिए बात करते हैं उत्तर की, तो आपका प्रत्येक जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। होता क्या अव्यय भाव समास, तो पहला पद जिसमें अव्यय होता है और बाद का शब्द कोई संज्ञा शब्द होता है, वो आपका अव्यय भाव जो समास है उसके अंतर्गत आता है। तो प्रत्येक आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। यहाँ पर आपसे अशुद्ध शब्द की पहचान करने को लिखा गया है, प्रभु, प्रणाम, प्रतिष्ठा, प्रकांड, इस प्रकार से 4 ऑप्शन आपको दे रखे हैं। बात करते हैं चलिए उत्तर की ऑप्शन एबीसीडी में से, तो प्रभु का आपका अशुद्ध लिखा है, आप जानते हैं छोटे ऊ की मात्रा भा में जो है वो लगेगी। अगला प्रश्न देखते हैं 53, आशीर्वाद आपसे पूछा गया। देखिए कल मैंने आपको बताया था कि आशीर्वाद भी बहुत शुद्ध वर्तनी में पूछा जाता है। तो 4 ऑप्शन है, बताना है आपको ऑप्शन एबीसीडी में से कौन सा यहाँ पर सही जो है वो आशीर्वाद लिखा गया है। बात करते हैं उत्तर की ऑप्शन एबीसीडी में से, तो आपका दा वाला ऑप्शन आशीर्वाद जो है वो इस प्रकार से लिखा जाता है, शाह में बड़ी की मात्रा वाह और इस प्रकार से रा और इस प्रकार से दा। तो इसको लिखने की प्रैक्टिस अवश्य कर लीजिएगा। तो यहाँ तक हमारे 2018 के प्रश्न समाप्त हुए। अब हम यहाँ से देख रहे हैं 2019 के जो है वो 5 प्रश्न। तो सबसे पहला प्रश्न कैसा आ रहा है, रचना पर आधारित। मैंने क्या कहा कि जब एक साथ आप सभी ईयर के देखते हैं तो उससे आपको समझ में आता है कि कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं। तो एक रचना पर आधारित प्रश्न यहाँ पर सभी पेपर में पूछा गया है। तो प्रश्न 54 कह रहा है, जमीन पक गई है काव्य संग्रह है। जयशंकर प्रसाद का है, सुभद्रा कुमारी चौहान का है, केदारनाथ सिंह का है या अज्ञेय का है। 4 ऑप्शन है, बताना है आपको ऑप्शन एबीसीडी में से कौन सा सही होगा। बात करते हैं उत्तर की, तो आपका केदारनाथ सिंह जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं 55, देवेंद्र शब्द में संधि है, दीर्घ, गुण, वृद्धि या यण। 4 ऑप्शन है, बताना है आपको इनमें से कौन सा सही होगा। बात करते हैं उत्तर की ऑप्शन एबीसीडी में से कौन सी संधि होगी। तो आपकी गुण संधि बिल्कुल सही हो जाएगा। देवेंद्र शब्द में संधि विच्छेद करेंगे तो आपका क्या होगा, देव प्लस इंद्र जो है आपका होगा। और यहाँ पर रूल देखेंगे तो आपका छोटा आ और ई मिलकर जो है वो ए बना रहा है और ये आपका गुण संधि में होता है, तो यही आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं 56, तुम अपने कार्य में सफल रहो। वाक्य किस प्रकार का है, इच्छावाचक, संकेतवाचक, आज्ञावाचक या संदेहवाचक। 4 ऑप्शन दे रखे हैं, बताना है आपको ऑप्शन एबीसीडी में से कौन सा जो है वो सही होगा। बात करते हैं उत्तर की, तो आपको पढ़ने से ही समझ में आ रहा होगा कि इच्छावाचक है। आप इच्छा इस प्रकार की व्यक्त करते हैं कि तुम अपने कार्य में सफल रहो, तो ये आपका इच्छावाचक वाक्य है। 57 प्रश्न कह रहा है, स्वच्छ शब्द का अर्थ बताना है, साफ सुथरा, छाती, कंधा या सुंदरी, सुंदर आंख। इस प्रकार से 4 ऑप्शन में आपको छांटना है कौन सा जो है वो सही होगा।
तो बात कर लेते हैं उत्तर की। तो आपका ऑप्शन यहाँ पर दा वाला सुंदर आंख बिल्कुल सही हो जाएगा, स्वच्छ शब्द का अर्थ। देखते हैं अपना अगला और इस वीडियो का लास्ट प्रश्न। अभी तक आपने लाइक ना किया, इतनी अच्छी अच्छी इंफॉर्मेशन हमने आपको प्रोवाइड की, तो एक लाइक तो आपका बनता ही है। वीडियो को लाइक अवश्य कर दीजिएगा और लोगों के साथ शेयर कर सकते हैं तो शेयर अवश्य कर दीजिएगा। चैनल पर नए आए हो तो सब्सक्राइब करके जुड़ भी अवश्य लीजिएगा, ताकि वीडियो आपको आगे भी इसी प्रकार ऐसे मिलते रहें और आपकी अच्छी से अच्छी प्रैक्टिस होती रहे। देखते हैं प्रश्न आपका 58 लास्ट प्रश्न है। सुंदरता शब्द में संज्ञा कौन सी है? जातिवाचक, व्यक्तिवाचक, भाववाचक या समुदायवाचक? ऑप्शन एबीसीडी में से बात करते हैं उत्तर की कौन सा सही होगा। तो भाववाचक संज्ञा आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। बात करें भाववाचक संज्ञा होता क्या है, तो जो शब्द किसी चीज या पदार्थ की अवस्था, दशा या भाव का बोध कराता है उनको हम कहते हैं भाववाचक संज्ञा। जैसे कि आपका बचपन, बुढ़ापा, मिठास, मोटापा, थकावट या सुंदरता यहाँ पर जैसे पूछा गया था, तो ये सभी आपके इसी के अंतर्गत आते हैं। तो आपका ऑप्शन सा सही हो जाएगा। हमारे बहुविकल्पीय प्रश्न समाप्त हुए। अब हम बात करते हैं आपके शॉर्ट नोट्स टाइप के, जिसमें सभी जो छोटे छोटे टॉपिक हैं उनको जो है हम कवर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं भाषा। संस्कृत जो है उसके भाष शब्द से जो है वो बना हुआ है। भाष का अर्थ क्या होता है? बोलना। भाषा की सार्थक इकाई क्या होती है? तो आप कहेंगे वाक्य होती है। वाक्य से छोटी इकाई उपवाक्य होती है। उपवाक्य से छोटी इकाई पदबंध होती है। पदबंध से छोटी इकाई पद होती है और पद से छोटी इकाई अक्षर होती है और अक्षर से छोटी इकाई ध्वनि या वर्ण जो है वो कहलाती है। तो प्रश्न यहीं से आता है सबसे छोटी इकाई के संदर्भ में, तो ध्वनि या वर्ण में से जो ऑप्शन हो उसको ही आप प्रिफर करेंगे, पर ध्वनि और वर्ण दोनों ऑप्शन हो तब आप ध्वनि को ही जो है वो प्रेफरेंस देते हैं। वर्णमाला की बात करें तो वर्ण की डेफिनेशन अगर पूछी जाए तो भाषा की सबसे छोटी इकाई ध्वनि है और इस ध्वनि को हम वर्ण के नाम से जानते हैं। वर्णमाला क्या है? वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। ये बात करें टोटल यहाँ पर कितने वर्ण हैं, तो 52 वर्ण जो है टोटल होते हैं। इसमें जो व्यंजनों की संख्या है आप 33 याद रखिए, क्योंकि ये अलग अलग जगह आपको देखने को मिलती है। वैसे 35 भी सही है अपने आप में, पर 33 व्यंजन अधिकतर ऑप्शन में आपको दिए होते हैं और साथ ही साथ 4 संयुक्त व्यंजन होते हैं। स्वरों की बात करें तो सभी लिखे हुए हैं, कुल मिलाकर 13 आपके स्वर होते हैं, पर ऑप्शन में आपको अधिकतर 11 देखने को मिलता है। तो ध्यान रखिएगा, यदि बात की जाए किसकी? स्वरों की, तो आपको संख्या देखने को मिलेगी 11, पर यदि बात करी जाए व्यंजनों की तो उनकी संख्या में देखने को मिलेगी आपको 33 और टोटल 52 वर्ण। फिर बात करते हैं व्यंजन में अलग अलग जो वर्ग हैं। का वर्ग हो गया, चा वर्ग हो गया, टा वर्ग हो गया, ता वर्ग हो गया, पा वर्ग, यहाँ तक जितने आप देख रहे हैं वर्ग, हर साल यहाँ से एक ना एक प्रश्न अवश्य आता है। द्विगुण व्यंजन इनको भी ध्यान रखिए, ड़ा और डा होते हैं, तो इन सबसे डायरेक्ट पूछ लिया जाता है। अधिकतर बहुविकल्पी में प्रश्न पूछा जाता है। फिर बात करते हैं अंतस्थ और ऊष्म की, ये भी बहुत पूछे जाते हैं। यारा लावा और ऊष्म शा शा शाह होते हैं। संयुक्त व्यंजन की बात करें तो छत्र, ज्ञ और श्रा ये 4 होते हैं। इसमें किससे किससे मिलकर बने होते हैं ये बहुत पूछा जाता है। छा जो है हलंत वाला का और शा से मिलकर बना होता है। त्रा जो है हलंत वाला ता और रा से मिलकर। फिर ज्ञा जो है वो जा और इया से मिलकर। इसी प्रकार जो श्रा है वो शा और रा से मिलकर, तो इसको जरूर ध्यान रखिएगा। फिर बात करते हैं विदेशों से आए हुए जो शब्द हैं, जैसे कि अरबी फारसी हो गया या अंग्रेजी हो गया, इसके बारे में तो इसको हम आगे देख लेंगे। बात करते हैं यहाँ से स्वरों की। स्वर की बात करें तो स्वतंत्र रूप से बोले जाने वाले जो वर्ण होते हैं उन्हें हम स्वर कहते हैं। मैंने कहा ना कि परंपरागत रूप से इनकी संख्या 13 होती है, पर उच्चारण की दृष्टि से 10 ही स्वर होते हैं और ऑप्शन में आपको 11 ही देखने को मिलते हैं। तो आपके ऑप्शन के अकॉर्डिंग आप 11 ध्यान रखिएगा। और यहाँ पर जो आपके 11 टोटल स्वर हैं उनके साथ साथ 2 अयोगवा भी होते हैं। अंगा आहा जो हम बोलते हैं से ऊपर बिंदी लगती है, और एक विसर्ग वाला, ये आपके अयोगवा होते हैं। स्वरों के वर्गीकरण से प्रश्न आपसे लघु त्रिय में पूछा जाता है, तो किस किस आधार पर होता है, कौन कौन से आधार पर होता है, ये आप याद रखिएगा। सबसे पहला होता है मात्रा या उच्चारण काल के आधार पर, तो आप क्या कहेंगे? ह्रस्व स्वर जिनके उच्चारण में कम समय लगता है, जैसे कि आ ई उ री। दीर्घ स्वर जिनके उच्चारण में आप कहेंगे ह्रस्व स्वर जो है उससे अधिक समय, 2 मात्रा का समय लगता है, जैसे बड़ा आ, बड़ी ई, इस टाइप से। प्रश्न ये भी पूछे जाते हैं इनमें से कौन सा दीर्घ स्वर नहीं है या इनमें से कौन सा है, तो एग्जाम्पल भी आपको पता होना चाहिए। प्लुत में आप कहेंगे जिनके उच्चारण में दीर्घ स्वर से भी अधिक समय लगता है, जैसे किसी को पुकारने में या नाटक के संवादों में इसका यूज किया जाता है। जैसे आप इसका सबसे अच्छा उदाहरण ओम जो है वो याद रखिएगा। इसी प्लुत स्वर को त्रिमात्रिक स्वर भी कहते हैं, जैसे कि दीर्घ स्वर को द्विमात्रिक के नाम से भी जानते हैं, और ह्रस्व स्वर जो है इसको लघु स्वर के नाम से भी जानते हैं, मूल स्वर के नाम से भी जानते हैं और एक मात्रिक स्वर के भी नाम से जानते हैं। तो हो सकता है लघु स्वर पूछे तो आप कंफ्यूज ना होइएगा, ये सब इसी के ही नाम हैं।
तो पहला आधार हो गया, ये किस आधार पर था? मात्रा या उच्चारण काल के आधार पर। दूसरा है आपका जीभ के आधार पर। तो अग्र स्वर, मध्य स्वर, पश्च स्वर, ये ध्यान रखिए। इसमें एग्जाम्पल चाहे तो डेफिनेशन भी पढ़ सकते हैं कि जिन स्वरों के उच्चारण में जीभ का अग्र भाग काम करता है वो अग्र स्वर, जिनमें जीभ का मध्य भाग वो मध्य स्वर, जिसमें पश्च भाग वो पश्च स्वर। यही से ही आपका प्रश्न आया था, जो आपका पहला वाला आरंभिक स्तर वाला इसी वर्ष पेपर हुआ था, उसमें एक बहुविकल्पी चौथा या पांचवा आया था, जिसमें पूछा गया था इसी तरीके से। और उसमें ही ऑप्शन में अग्र, मध्य और पश्च, और इसमें से एक को दे रखा था, वहां पर मैंने बताया भी था आपको। तो देखिए यही सारी चीजें पूछी भी जाती हैं, तो एक बार रट लीजिए, हर पेपर में आपको काम आएगा। फिर आपका मुख्य द्वार या मुख्य विवर के खुलने के आधार पर, तो आप कहेंगे विवृत होता है जिन स्वरों के उच्चारण में मुख्य द्वार पूरा खुलता है, जैसे बड़ा आ। अर्ध विवृत मतलब हाफ ओपन, ये ओपन था, या हाफ ओपन जिनके उच्चारण में मुख्य द्वार आधा खुलता है। अर्ध संवृत जिन स्वरों के उच्चारण में मुख्य द्वार आधा बंद रहता है। और समृद्ध जिन स्वरों के उच्चारण में मुख्य द्वार लगभग बंद रहता है। यहाँ पर अलग यही जो सारी चीजें पढ़ी हैं उसको आप चित्र के माध्यम से भी देख सकते हैं कि मूर्धा में ये टावर का आता है, और री से ऋषि वाला आता है, और शाह आता है ये वाला। इसी प्रकार नासिका में ये सभी आते हैं। दंत मूल में आपके ये सभी आते हैं। दंत में ता वर्ग और शा आता है। ये भी ध्यान रखिएगा कि ये सा जो है, ये वाला जो सा है वो आपका दंत में आता है, और जो षटकोण वाला सा है ये आपका मूर्धा में आता है, और जो तालु है उसमें ये वाला सा आता है। इनका भी ध्यान जरूर रखिएगा, क्योंकि अधिकतर वर्ग तो सबको पता होते हैं कि चा वर्ग में ये सब है, पर इनमें ही लोग गलती करते हैं। इसी प्रकार या भी इसमें आता है तालु में, इस चीज को भी ध्यान दीजिए। तो ये सब आपके हो जाएंगे ओस्ट में। पावर और ऊ, और ये जो स्वर हैं इनको भी जरूर ध्यान रखिएगा। केवल व्यंजन की बात नहीं हो रही, यहाँ पर सब स्वर भी दे रखे हैं कि कौन से किस में आते हैं। कंठ तालु जो है उसमें ए और ए आता है। दंत और ओष्ठ से में वा आता है। इसी को हम संयुक्त रूप से दंतोष्ठ के नाम से भी जानते हैं। इसी प्रकार कंठ में छोटा, बड़ा, अंगा, का वर्ग और हा, ये सभी आते हैं। तो ये जो जितना आप चार्ट देख पा रहे हैं, मैं थोड़ा सा जूम आउट कर देता हूँ, आप पूरा आपको दिखाई दे रहा होगा। तो ये पूरा का पूरा आपके दिमाग में बैठा होना चाहिए, रटा होना चाहिए। यदि आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और इसको याद कर लीजिएगा। बात करते हैं आगे, थोड़ा सा जूम कर देते हैं। तो अगला है आपका होठों की स्थिति के आधार पर आवृत्तमुखी और वृत्तमुखी। आवृत्तमुखी और वृत्तमुखी की बात करें तो जिन स्वरों के उच्चारण में जो ओठ हैं वो वृत्तमुखी या गोलाकार नहीं होते उन्हें हम आवृत्तमुखी कहते हैं, और वृत्तमुखी में जो हो जाते हैं गोलाकार, इतना सा डिफरेंस है। आप चाहें तो स्वयं बोल के भी देख सकते हैं। तो छोटा ऊ बोलते हैं तो वहां पर देखिए वृत्तमुखी हो जाता है, तो उस प्रकार से एग्जाम्पल भी पहचान सकते हैं। फिर हवा के नाक और मुंह से निकलने के आधार पर निरनुनासिक और अनुनासिक होता है। निरनुनासिक क्या होता है? जिन स्वरों के उच्चारण में हवा केवल मुंह से निकलती है वो आपका निरनुनासिक होता है। और अनुनासिक में जिन स्वरों के उच्चारण में हवा मुंह के साथ साथ नाक से भी निकलती है उन्हें हम अनुनासिक कहते हैं। फिर आपका घोषत्व के आधार पर भी होता है, तो मैंने आपको बताया था सघोष अघोष होते हैं, तो वो ध्यान रखिएगा। व्यंजन की बात करते हैं तो व्यंजन की डेफिनेशन, स्वर की सहायता से बोले जाने वाले वर्ण व्यंजन कहलाते हैं। इनकी जो संख्या है वो 33 मानी जाती है, और जो देवगुण व्यंजन है ड़ा और डा, इनको जोड़ने पर इनकी संख्या 35 हो जाती है। तो मैंने क्या कहा था? 33 ध्यान रखिएगा, क्योंकि आपको ऑप्शन में 33 ही लिखा देखने को मिलता है। और ये द्विगुण व्यंजन कौन कौन से होते हैं ये तो मैंने ऊपर अभी बताया, पर ध्यान जरूर रखिएगा, ड़ा और डा दोनों में बिंदी भी लगी हुई है इस चीज को। अगला देखते हैं अब व्यंजनों का वर्गीकरण। तो व्यंजनों के वर्गीकरण में आप कहेंगे स्पर्श व्यंजन, जिन्हें हम वर्गीय व्यंजन के नाम से जानते हैं, इनमें सभी वर्ग आते हैं, और यही वर्ग नीचे लिखे भी हुए हैं। कंठ हो गया, तालव्य हो गया, इसी प्रकार आपका मूर्धन्य हो गया, इसी प्रकार दंत हो गया, ओष्ठ हो गया। तो कुल 25 वर्ण जो है इसमें आते हैं। फिर बात करते हैं घोषत्व के आधार पर। तो ऊपर हमने जैसे देखा था अघोष सघोष, वही चीज यहाँ पर भी आपका। तो आप कहेंगे अघोष जिन ध्वनियों के उच्चारण में स्वर तंत्रियों में कंपन ना हो, हर वर्ग का पहला और दूसरा व्यंजन अघोष में आता है, और सघोष में कहेंगे जी, इसी को सघोष को घोष भी कहते हैं। तो जिन ध्वनियों के उच्चारण में स्वर तंत्रियों में कंपन हो उन्हें हम कहते हैं सघोष या घोष नाम से। तो तीसरा, चौथा और पांचवा जो है वो व्यंजन हो जाएगा। फिर अल्पप्राण महाप्राण भी पूछे जाते हैं। तो प्राणत्व के आधार पर ये प्राण का अर्थ यहाँ पर हवा से होता है। तो अल्पप्राण जिन व्यंजनों के उच्चारण में मुख से कम हवा निकले, जैसे हर वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा। सबसे ज्यादा कंफ्यूजन अघोष अघोष और अल्पप्राण में ही होती है, तो ध्यान रखिएगा, एक ही में मिला मत दीजिएगा। महाप्राण जिन व्यंजनों के उच्चारण में मुख से अधिक हवा निकले, या जिन व्यंजनों के उच्चारण में हकार की ध्वनि विशेष रूप से सुनाई दे, वो हर वर्ग का दूसरा और चौथा व्यंजन इसमें हो जाएगा। किसमें? महाप्राण में। इसमें पहला, तीसरा, पांचवा जो बचे वो आपका इसमें आ जाएंगे, दूसरा और चौथा। फिर बात करते हैं अंतस्थ व्यंजन। तो आप सभी जानते हैं 11 अलावा होते हैं, पर डेफिनेशन भी साथ में जान लीजिए कि जिन वर्णों का उच्चारण
पारंपरिक वर्णमाला के बीच अर्थात स्वरों और व्यंजनों के बीच होता है, उन्हें हम अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। और बाकी इसके बारे में जो लिखा हुआ है ये मैंने बता दिया। ये चीज ध्यान रखिएगा, जो रा है इसको लुंठित व्यंजन के नाम से जानते हैं, जिसके उच्चारण में जीभ तालू से लुढ़क कर स्पर्श करती है। और बाकी मैंने बता दिया, ला वाला भी ध्यान रखिएगा, पार्श्विक इसे कहते हैं, जिसके उच्चारण में जीभ जो है वो हवा के जो पास है या बगल से जो है वो निकल जाए। तो ये दोनों ध्यान रखिएगा। फिर ऊष्म की बात करें तो जिन व्यंजन जो व्यंजन है उनका उच्चारण करते समय वायु मुख में किसी स्थान विशेष पर घर्षण या रगड़ खाकर निकले, उसे हम कहते हैं ऊष्म संघर्षी या ऊष्म। इसमें शा शा शाहा ये चार जो है वो आते हैं। उत्क्षिप्त मैंने ऊपर बता ही दिया, आगत वगैरह की आवश्यकता नहीं है। बात करते हैं अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक यहाँ से संधि। तो केवल मैं संधि के नाम बता रहा हूँ आपको। संधि कहते किसे हैं, तो दो समीपवर्ती वर्णों के मेल से जो विकार होता है, परिवर्तन होता है, उसे संधि कहते हैं। और संधि जो है इसके टोटल भेद की बात करें तो संधि के कुल 3 भेद होते हैं। कौन कौन से? स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि, ये 3 मुख्यतः होते हैं। अब यहाँ पर जो स्वर संधि है उसके कितने प्रकार होते हैं, तो दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यड़ संधि और अयादि संधि। मैंने कहा मैं सबके अंदर नहीं बात कर रहा हूँ, केवल और केवल आपको नाम बता दे रहा हूँ, क्योंकि एक रिवीजन के तौर पर है। अब यहाँ संधि टॉपिक तो हम पढ़ नहीं रहे हैं, तो ये 5 नाम ध्यान रखिएगा। और बाकी जो ऊपर व्यंजन संधि उसमें सब रूल रेगुलेशन होते हैं, उसमें टाइप वगैरह है नहीं। इसी प्रकार विसर्ग में भी हो जाएंगे। तो देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक, समास। समास की बात करें तो 6 भेद होते हैं, अव्यय भाव समास, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, द्विगु समास, द्वंद्व समास और बहुब्रीहि समास। इसमें बहुत छोटी छोटी चीजें हैं, तो जानते भी चलते हैं क्या क्या होते हैं समास। ये चीज आप चाहें तो याद रख सकते हैं कि पूर्व पद प्रधान जिसमें होता है वो अव्ययी भाव समास होता है, उत्तर पद प्रधान जिसमें होता है वो तत्पुरुष, कर्मधारय और द्विगु समास होता है, दोनों पद जिसमें प्रधान होते हैं वो द्वंद्व समास होता है, और दोनों पद जिसमें अप्रधान होते हैं वो आपका बहुब्रीहि होता है। इसमें कोई तीसरा पद जो है वो या अर्थ जो है वो निकलता है। अब बात करते हैं पहला अव्ययी भाव समास। तो आप कहेंगे जिसका पहला पद पूर्व पद अव्यय और प्रधान हो वो आपका अव्ययी भाव समास कहलाता है। और पहचान में आप कहेंगे पहला पद अनु, आ, प्रति, भर, इन सब के द्वारा जो है स्टार्ट होगा। जैसे आप यहाँ पर देखेंगे प्रति और दिन, तो प्रतिदिन बनेगा, और विग्रह करेंगे तो प्रत्येक दिन। तो देखिए प्रति आ रहा है, तो ये इससे आप पहचान सकते हैं, तो इनको चाहे तो आप याद भी कर सकते हैं। दूसरा है आपका तत्पुरुष समास। तो आप कहेंगे जिस समास में बाद का अथवा उत्तर पद प्रधान होता है तथा दोनों पदों के बीच का कारक चिन्ह लुप्त होता है, उसे हम तत्पुरुष समास कहते हैं। जैसे कि राजा का कुमार, धर्म का ग्रंथ, इस टाइप से तत्पुरुष समास के भेद भी हैं। जैसे कर्म, कर्ता ने कर्म को वाले जो आप जितने कारक हैं वो सब इसी में लिखेंगे। कर्ता ने कर्म को करण से, संप्रदान के लिए अपादान से अलग, संबंध का की के, इस टाइप से पूरे जितने होंगे सब लिखेंगे। फिर देखते हैं अगला कर्मधारय समास। तो जिस समस्त पद का उत्तर पद प्रधान होता है और पूर्व पद और उत्तर पद में उपमेय उपमान जहां पर होता है या विशेषण विशेष संबंध होता है वहां कर्मधारय समास होता है। और विग्रह करने पर यहाँ पर क्या आता है जो आता है या है जो के समान आता है जो आता है या के समान आता है। जैसे चरण कमल का आप करेंगे तो कमल के समान चरण, तो के समान आ रहा है। इसी प्रकार नीचे सब एग्जाम्पल दे रखे हैं, कोई भी आपसे पूछा जा सकता है। अब यहाँ पर एक चीज मैं और क्लियर करना चाहूंगा, जैसे कि ये आप पढ़ रहे हैं कर्मधारय समास। बहुत से ऐसे समास होंगे जो आपको एक से अधिक समास को दर्शाते हैं। जैसे अगर आप ये कहेंगे महादेव, तो महादेव शंकर भगवान को कहा जाता है, तो यही समास आपका किसमें होगा, यही समास आपका बहुब्रीहि समास में भी आप लिख सकते हैं। तो यही एक, जैसे नीलकंठ दे रखा है तो वो भी आपका है बहुब्रीहि समास में। तो ये आपके बहुब्रीहि समास और साथ ही साथ जो कर्मधारय समास है, दो दो समास में आते हैं। तो ऐसी कंडीशन भी आपको देखने को मिलती है। तो प्रायोरिटी आप सबसे ज्यादा किसको देते हैं, तो प्रायोरिटी अभी तक बहुब्रीहि समास को ही दी जाती है। बाकी इसके रूल रेगुलेशन बहुत से होते हैं, उतना तो हम यहाँ पढ़ेंगे नहीं, पर मैंने आपको बता दिया कि मेन ये चीज आप ध्यान रखिएगा। द्विगु समास की बात करें तो जिसमें संख्यावाचक शब्द हो, संख्या पूर्व पद संख्यावाचक हो, जैसे कि सप्त सिंधु हो गया, इसी प्रकार दोपहर हो गया, दोपहरों का समूह, नवरात्र नवरात्रियों का समूह, ये सारी। द्वंद्व समास की बात करें तो जिस समस्त पद के दोनों पद प्रधान होते हैं और विग्रह करने पर और अथवा या ये सब लगता है वो आपका द्वंद्व समास हो जाएगा। नदी और नाले, नदी नाले, इस प्रकार से आपके हो जाएंगे। और जरूरी नहीं कि हमेशा ऐसा ही हो, और भी बहुत से इसमें टाइप आते हैं, पर कोर्स में ऐसे तो नहीं है, पर मैंने आपको बता दिया।
फिर बहुब्री में नामी में बहु मतलब बहुत बड़ा, उससे याद रख सकते हैं। यदि आपको नहीं याद होता है, जैसे लंबोदर है तो विग्रह करते हैं तो लंबा है उदर जिसका, अर्थात श्री गणेश। और नॉर्मल जो डेफिनेशन होती है वो दोनों पद मिलकर कोई तीसरे पद की ओर संकेत करते हैं, वो आपका बहुब्री समास में आता है। ऐसे एग्जाम्पल भी बहुत से लिखे हुए हैं, एक दो आपको पता होना चाहिए, जैसे आए तो आप लिख ले जाएं। अब यहाँ से हम बात करते हैं शब्दों के वर्गीकरण के संदर्भ में। उसके अलावा वीडियो पसंद आ रहा हो तो सभी लोग वीडियो को लाइक भी अवश्य कर दीजिएगा। आपके लिए इतनी सारी मेहनत की जा रही है तो एक लाइक तो आपका बनता ही है। तो बात करते हैं शब्दों के वर्गीकरण के चार आधार टोटल होते हैं। उत्पत्ति, स्रोत, इतिहास पहले का ही नाम है, फिर व्युत्पत्ति, रचना या बनावट दूसरा हो गया, तीसरा हो गया रूप प्रयोग या व्याकरणिक विवेचन, और चौथा हो गया अर्थ। बात किसकी की जा रही है? शब्दों की जा रही है, इस चीज का ध्यान दीजिएगा, वाक्यों की नहीं की जा रही है। सबसे पहले बात करते हैं स्रोत या इतिहास के आधार पर, तो आपका तत्सम होता है, तद्भव होता है, और देशज होता है, और आपका विदेशज होता है। चारों के बारे में मैं काफी बार बता चुका हूँ, इसलिए केवल नाम मैं बता रहा हूँ ताकि आप ज्यादा कंफ्यूज ना हो। फिर और इसके साथ साथ वो चार ही होते हैं, पर कहीं कहीं आपको संकर भी देखने को मिलता है, तो संकर भी ध्यान रखिएगा। संकर शब्द थोड़ा सा नया है, वो मैं आपको बता देता हूँ कि दो भिन्न स्रोतों से आए जब शब्द होते हैं उनके मेल से बने नए शब्दों को संकर शब्द कहते हैं। जैसे कि आपका छाया और दार, छाया संस्कृत भाषा का शब्द है और दार फारसी भाषा का शब्द है, और इससे मिलकर छायादार वर्ड बना है। रेलगाड़ी इसका सबसे अच्छा उदाहरण है। रेल जो है अंग्रेजी भाषा का है, गाड़ी हिंदी भाषा का है, और रेलगाड़ी से शब्द बना है, तो ये सभी क्या है? संकर शब्द के उदाहरण हैं। फिर बात करते हैं रचना या बनावट के आधार पर। रूढ़ जिन शब्दों के सार्थक खंड ना हो, जैसे चावल। यौगिक जिनका अर्थ मेल से बना हो, जैसे कि राजपुत्र या विद्यालय। इसी प्रकार योग रूढ़ जो दो शब्दों से मिलकर बना हो शब्द, परंतु प्रयोग कोई दोनों अर्थ शब्द जो है उसके अर्थ से भिन्न हो, जो बहुब्री आते हैं वो सब इसमें आते हैं। फिर तीसरा है आपका रूप या प्रयोग के आधार पर, तो इसमें आपके विकारी आते हैं। मैंने आपको बताया था विकार उत्पन्न हो, सब पहले पेपर में मैंने सारी चीजें पढ़ाई थी कि लड़का पढ़ रहा है, लिंग परिवर्तन हुआ तो लड़की पढ़ रही है, तो लड़का से लड़की में चेंज हो रहा है, तो ये क्या है? ये विकारी शब्द होते हैं। और अविकारी में क्या आएंगे आप? क्या? ये जहां पर ना बदले, जैसे क्रिया विशेषण अव्यय में आज कल है तो ये आप लिंग परिवर्तन करें तो भी ये आज का आज ही यूज होगा, कल है तो कल ही यूज होगा, अब है तो अब का अभी रहेगा, बदलेगा नहीं। फिर है अर्थ के आधार पर, तो एकार्थी होते हैं, अनेकार्थी होते हैं अर्थ के आधार पर, और तीसरा होता है समानार्थी या पर्यायवाची, और चौथा होता है विपरीतार्थी या विलोम शब्द। तो ये टोटल आपके शब्द के चार आधार के प्रकार मैंने बता दिए। इनको रट अवश्य लीजिएगा, हर साल यहाँ से एक ना एक प्रश्न पूछ ही लिया जाता है, जिससे कि पेपर 1 में आरंभिक स्तर में भी पूछा गया था। फिर बात करते हैं वाक्य के आधार पर या वाक्य के भेद, तो आप कहेंगे अर्थ के आधार पर 8 प्रकार होते हैं। विधानवाचक, निषेधवाचक, आज्ञावाचक, प्रश्नवाचक, इच्छावाचक, संदेहवाचक, विस्मय आदि। विस्मयवाचक और संकेतवाचक ये आपके टाइप हो जाएंगे। संकेत थोड़ा सा अलग है, जिन वाक्यों में शर्त या संकेत का बोध होता है, यानी एक क्रिया का होना दूसरी क्रिया पर डिपेंड हो, जैसे यदि परिश्रम करोगे तो अवश्य सफल होगे, तो ये सब आपके संकेतवाचक में आते हैं। दूसरा ही वाक्य के भेद में आएगा रचना के आधार पर। ये आपसे बहुत पूछा जाता है, सरल वाक्य या साधारण वाक्य आपका। दूसरा होता है संयुक्त वाक्य, जिसे हम कंपाउंड कहते हैं, और तीसरा आपका होता है मिश्रित या मिश्र वाक्य, जिसे हम कॉम्प्लेक्स कहते हैं। इसको जान भी लीजिए क्या होता है। सरल वाक्य जिन वाक्यों में केवल एक ही विधेय और एक ही उद्देश्य होता है, एक ही उद्देश्य और एक विधेय, उन्हें सरल वाक्य कहते हैं। संयुक्त वाक्य जिन वाक्यों में दो या दो से अधिक सरल वाक्य योजकों द्वारा जुड़े होते हैं, जैसे और हो गया, एवं, तथा, अथवा, इसलिए सब, तो वो आपके संयुक्त वाक्य कहलाते हैं। जैसे वह सुबह गया और शाम को लौट आया। मिश्रित या मिश्र वाक्य क्या होता है? जिन वाक्यों में एक प्रधान मुख्य उपवाक्य होता है और अन्य जो है वो आश्रित या गौड़ उपवाक्य होते हैं, जो कि आपस में कि, जो, क्योंकि, जितना, उतना, इन सब से जुड़े होते हैं, उन्हें हम मिश्रित वाक्य के नाम से जानते हैं। डेफिनेशन पूछी जाती है इसलिए मैंने बता दी। फिर अब बात करते हैं जो थोड़ा सा प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन टाइप के आए हैं या आ सकते हैं उनकी। तो भाषा शिक्षण में अशुद्ध उच्चारण के कारण क्या होते हैं? तो आप कहेंगे यदि शिक्षक का उच्चारण अशुद्ध नहीं होगा तो बच्चे कहाँ से सीखेंगे? क्षेत्रीय भाषाएं जो है उनका भी बहुत प्रभाव पड़ता है, तो ये दोनों पॉइंट आप ध्यान रखिएगा। संबंध कारक किसे कहते हैं? तो जहां दो व्यक्तियों या वस्तुओं के बीच संबंध दर्शाया जाता है वहां संबंध कारक होता है। जैसे राम की पत्नी सीता, उपर्युक्त वाक्य में राम की पत्नी सीता से राम का संबंध है, इसलिए यहाँ पर संबंध कारक होगा। आप चाहें तो इसी को विभक्ति को लिख कर भी दर्शा सकते हैं। अगला है भाषा शिक्षण में कौन कौन से कौशल हैं? कोई दो कौशल के उद्देश्य लिखने हैं, तो चार होते हैं, सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना। चार मैंने बताए भी थे पहले, LSRW, लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग, राइटिंग। और पूछा गया है कि दो कौशल के उद्देश्य लिखिए, तो पढ़ने के उद्देश्य में लिख सकते हैं वाचन द्वारा शुद्ध उच्चारण का अभ्यास, अर्थ ग्रहण की क्षमता, बालक पढ़कर भाव समझे, आत्मसात किए गए जो विषय उसको बालक दूसरों को भी समझा सकें, ये सब आप इसमें लिख सकते हैं। किसमें?
वाचन या पढ़ने के उद्देश्य में। फिर लिखने के उद्देश्य की बात करें तो भाव विचारों को अभिव्यक्त करने की योग्यता हो गया, शुद्ध वर्तनी का प्रयोग हो गया, व्याकरण संबंधी, ये सब लिख सकते हैं। भाषा शिक्षण में वाचन का क्या महत्व है, तो वाचन एक कला होती है और वाचन कला में निपुणता प्राप्त करने के लिए अभ्यास की नितांत आवश्यकता होती है। बाकी इसमें सब कथा कहानी लिखी हुई है, आप लिख सकते हैं। अगला है उच्च प्राथमिक स्तर के बालकों को शैक्षिक भ्रमण हेतु किए जाने वाले स्थल जो है उन पर प्रकाश डालिए। तो ताजमहल जैसे हो गया तो उसके बारे में लिख सकते हैं, ऐतिहासिक इमारत है। उच्च प्राथमिक स्तर के जो बालक हैं उनको ताजमहल के विषय में जानकारी देना उनकी शिक्षा में अत्यंत लाभप्रद होगा। इसी प्रकार शाहजहां ने अपनी बेगम मुमताज की याद में यानी कि एक टॉपिक पर्टिकुलर लिया और उसके बारे में सारी चीजें लिख दी। फिर सिकंदरा है तो उसके बारे में सारी चीजें लिख दी, यही यहाँ पर पूछा गया था। अगला है भाषा शिक्षण में कविता पढ़ाते समय किन किन तथ्यों पर ध्यान देना चाहिए। तो सबसे पहले तो आकर्षक यानी कि जो सज्जन छात्र हैं वातावरण के लिए या वातावरण आसपास का जो है वो सृजनशील हो और जो छात्र है उनका ध्यान आकर्षित करने वाला हो। और पहले स्वयं उचित भाव भंगिमा के साथ भावानुकूल सस्वर वाचन करें। फिर बच्चों द्वारा सस्वर वाचन करवाना, प्रश्नोत्तर, कथनों, चर्चा द्वारा कविता के जो केंद्रीय भाव है उनका स्पष्टीकरण, तो यही सब आप इसमें बातें ध्यान रखेंगे। और आप चाहें तो बेसिक जो पॉइंट है वो लिख सकते हैं, यहाँ पर थोड़ा सा टफ लैंग्वेज यूज की गई है। अगला है संस्कृत लेखन में दोष के क्या कारण होते हैं। तो आप कहेंगे लिखने के समय झुक कर या तिरछे होकर बैठना, कलम को ना सही पकड़ना, मात्राओं का ज्ञान ना हो, आकार में दूरी हो, आकार छोटा बड़ा हो, विराम चिन्ह का उचित प्रयोग ना किया हो, अनुस्वार अनुनासिक का गलत प्रयोग हो, लेखन में जल्दीबाजी हो, अभ्यास की कमी हो, उचित वातावरण ना हो, लेखन हेतु अधूरी जानकारी हो, सब आप लिख सकते हैं। उच्चारण जो शिक्षण है उसके दोष बताइए। तो आप कहेंगे वर्णों को शीघ्रता से बोल देंगे तो कहीं गलती करेंगे, रुक रुक कर बोलेंगे या बात उच्चारण करते समय जीभ को दबाने का प्रयास करेंगे, वर्णों को मुख में ही काट लेंगे, इस टाइप से। और भी बहुत से पॉइंट है, वर्णों को फेंक कर बोलना कुछ लोग की आदत होती है, या उच्चारण का समुचित अभ्यास ना होना भी आता है दोष के कारण में। कुछ लोग बुदबुदा कर बोलते हैं, तुतला कर बोलते हैं, संगीतमय स्वर में बोलते हैं, कहते नहीं नाक से बोल रहे हैं, तो सब इसमें पॉइंट आप लिख सकते हैं। अगला है कक्षा शिक्षण में मौन वाचन के क्या लाभ हैं। तो आप कहेंगे कक्षा में विद्यार्थियों को लिपि का ज्ञान इससे कराया जाता है, सूक्ति भंडार में वृद्धि होती है, उसके साथ साथ वाक्य रचना का ज्ञान होता है, विभिन्न पहलुओं की सामान्य जानकारी होती है, अर्थ ग्रहण करते समय तीव्र गति से मौन पठन करने का अभ्यास कराना, तो वही सब आप इसमें पॉइंट लिख सकते हैं। फिर मौखिक पठन के उद्देश्य क्या है, तो वो मैं ये तो मैंने इस टाइप से बताया ऊपर, जो वही सब आप पॉइंट लिखेंगे कि तथ्य को स्मरण करने की क्षमता विकसित होती है, बोध की गति में वृद्धि होती है, वो सब। अनुस्वार अनुस्वार और विसर्ग के उदाहरण सहित वाक्य अनुसार आपको बताया था मैंने, बिंदी होती है। अब एग्जाम्पल जरूर दे दीजिएगा। विसर्ग आप कहेंगे ये भी स्वतंत्र वर्ण ना होकर वर्णों के चिन्ह होते हैं जो हमेशा स्वर वर्ण के पश्चात यूज होते हैं। और एग्जाम्पल में बालका रामा आप लिख सकते हैं। फिर आपका है दिए गए जो अपठित अनुच्छेद है उसका अर्थ और शीर्षक लिखिए, 2018 में आया था। शीर्षक हो जाएगा स्वर के द्वार से भी बढ़कर एक शिशु माँ के लिए। तो पंक्तियों का अर्थ इस प्रकार लिखेंगे कि शिशु तेरी अनुपम छवि निहार की, कवि ने एक बच्चे को स्वर्ग से भी बढ़कर बताया है। वह जब उस माँ की गोद में होता है तब माँ को स्वर्ग का द्वार भी आनंद नहीं देता है। माँ की संसार रूपी बगिया उपवन में वह बच्चा एक सुंदर गुलाब की तरह है। जब वह उस बच्चे की छवि को निहारती है तब उस माँ को इस बगिया के सारे फूल फीके लगते हैं। और साथ ही साथ उपमा अलंकार इनमें दे रखा है इन पंक्तियों में। अगला देखते हैं आपका प्रश्न, अनुकरण वाचन और सस्वर वाचन से आप क्या समझते हैं। तो अनुकरण वाचन क्या होता है, शिक्षार्थियों द्वारा व्यक्तिगत रूप से जो आदर्श वाचन होता है उसका अनुकरण द्वारा किए गए पठन को अनुकरण वाचन कहते हैं। और दूसरा आपका जो होगा वो होगा सस्वर वाचन, जिसके अंतर्गत कक्षा के समस्त जो शिक्षार्थी हैं वो एक साथ मिलकर समान स्वर गति तथा लय में मौन पठन करते हैं। तो इतना सा डिफरेंस है। अगला है आपका अपनी पाठ्य पुस्तक से 4 पंक्ति का कोई श्लोक। तो आपको जो भी श्लोक मिले आप याद कर लीजिएगा, पूछा जाने लगा है, 2019 में पूछा गया था। जैसे एक उदाहरण के तौर पर यहाँ पर एक लिखा भी गया है। अगला है आपका शब्दों का हिंदी में अर्थ लिखिए। तो कुछ संस्कृत शब्दों के हिंदी में भी अर्थ पूछे गए थे 2019 में, जैसे मक्षिका हो गया मक्खी, बहवा बड़ी संख्या, माँ मतलब नहीं, मत, तक्रम मतलब छाछ, मट्ठा जिसको हम कहते हैं, वो सब आपके हो जाएंगे। इसी प्रकार संस्कृत शब्दों का भी संधि विच्छेद पूछा गया यहाँ पर 2019 में ही पूछा गया था। जैसे मनोरथा है तो मना धन रथा, सज्जना सत प्लस जना, इस टाइप से। वसंतोत्सवा तो वसंत प्लस उत्सवा, मधुवरी तो मधु प्लस अरी, ये आप कर सकते हैं। अगला है लेखन शिक्षण की विधियां कौन कौन सी होती है। तो आप कहेंगे
मॉन्टेसरी विधि होती है। कहीं पर भी आपको लगे कि इस टॉपिक के बारे में पढ़ना चाहते हैं तो वीडियो को वहीं पॉज कर दिया करिए, रोक दिया करिए और पढ़ लिया करिए। मैं इसलिए केवल हेडिंग आपको बताता हूँ ताकि आप एक रिवाइज कर सकें सारी चीज़ों को। रूपरेखा अनुकरण विधि हो जाएगी दूसरी, तीसरी अनुकरण विधि हो जाएगी, चौथी मनोवैज्ञानिक विधि हो जाएगी, पांचवी चित्र विधि हो जाएगी, छठी पेस्टोलॉजी की रचनात्मक प्रणाली हो जाएगी, सातवां जैकाटॉट विधि हो जाएगी। तो ये सब आपकी विधियां हो जाएंगी। अगला है कहानी शिक्षण की उपयोगिता पर प्रकाश डालिए। तो बालक कहानी का अर्थ शीघ्रता से ग्रहण कर लेता है, मनोरंजन का एक साधन है, बच्चों को सोचने के अवसर प्रदान करता है, सृजनशीलता आती है, बालकों की नैतिकता की शिक्षा दी जाती है, रुचिकर साधन है। यही सब आप लिख सकते हैं। उद्देश्य में यही सब पॉइंट भी लिख सकते हैं जो मैंने अभी आपको बताया। ज्ञान को सरल और रोचक रूप में प्रस्तुत किया जाता है, सूक्ति लोकोक्ति और मुहावरों का ज्ञान कराया जाता है, विभिन्न प्रकार की शैलियों से परिचित कराया जाता है, तर्क शक्ति को विकसित किया जाता है, चारित्रिक भावनाओं का विकास, मौखिक लिखित अभिव्यक्ति का विकास, कहानी लिखने में रुचि हो गया, चरित्र निर्माण में सहायक। यही सब पॉइंट आप लिख सकते हैं। फिर आपका पूछा गया है भाषा शिक्षण में वाचन का अर्थ और महत्व बताइए। तो वाचन का अर्थ क्या है? भाषा के दो रूप होते हैं, एक मौखिक और दूसरा लिखित। तो मौखिक भाषा को बोला जाता है परंतु लिखित भाषा का तो वाचन ही होता है। लिखित भाषा को देखकर बोलना ही वाचन कहलाता है। वाचन के पर्याय पठन और वाचना भी है, इस टाइप से लिखा है, पर आप ये सब नहीं लिखेंगे, आप वाचन कहलाता है यहाँ तक की डेफिनेशन लिख सकते हैं। और यहाँ पर ल्यूकास के अनुसार भी लिखिए कि वाचन एक साधन है जिसके माध्यम से बालक संपूर्ण मानवता के द्वारा संचित ज्ञान राशि से परिचित हो सकता है, वो भी आप लिख सकते हैं। फिर आपका भाषा शिक्षण में सस्वर वाचन का महत्व। तो आप कहेंगे सस्वर वाचन को कि स्वर सहित वाचन सस्वर वाचन कहलाता है, अर्थात लिखी हुई वस्तु या विषय वस्तु को देखकर सस्वर पढ़ना सस्वर वाचन कहलाता है। इसके दो भेद होते हैं, एक आदर्श वाचन और एक अनुकरण वाचन। आदर्श वाचन शिक्षक द्वारा किया जाने वाला वाचन आदर्श वाचन कहलाता है क्योंकि वो बालक के लिए वाचन के आदर्श रूप में होता है और अध्यापक को सुंदर वाचन में ध्यान देने योग्य बातों का ध्यान रखते हुए वाचन करना चाहिए, जिससे कि बालक को वाचन के लिए उचित मार्गदर्शन प्राप्त हो और अध्यापक द्वारा जो किए गए वाचन में त्रुटियां हैं, वाचन के घटक है, उनको ध्यान में नहीं रखा जाए। ये सब लिख सकते हैं। अनुकरण वाचन छात्रों द्वारा किया जाता है और इसे अनुकरण वाचन इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें छात्र अध्यापक द्वारा जो किए गए वाचन है उसके अनुसार वाचन करने का प्रयास करते हैं। और अनुकरण वाचन के भी दो भेद होते हैं, एक व्यक्तिगत वाचन होता है, एक समवेत वाचन होता है। ये लिस्ट मैंने आपको पहले बताई थी, चाहे तो आप इसे नेट पे भी देख सकते हैं, इसे याद कर सकते हैं ताकि कैसे भी प्रश्न आए तो पूरा आपको पता हो। फिर गुण क्या होते हैं? तो ध्वनियों का ज्ञान होता है, उच्चारण की शुद्धता हो गया, या विराम चिन्ह है, स्पष्टता है, उपयुक्त बलाघात है। बलाघात भी मैंने आपको बताया था कि पर्टिकुलर जैसे कोई सेंटेंस होता है तो उसमें किस चीज पर बल दिया जा रहा है, जोर दिया जा रहा है, उस पर ध्यान दिया जाता है। जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल भी लिखा है कि जैसे हे प्रभु मुझे एक शीलवान पुत्र दीजिए, इस वाक्य में यदि पुत्र पर जोर दिया जाए तो इसका अर्थ क्या होगा कि पुत्र ही चाहिए, पुत्री नहीं चाहिए। और यदि सीलवान पर जोर देकर पढ़ेंगे तो उसका अर्थ क्या निकलेगा कि सीलवान ही चाहिए, सील रहित नहीं चाहिए। तो आप देख रहे हैं कि पर्टिकुलर एक जो शब्द है उस पर जोर देने से पूरा अर्थ बदला जा रहा है। तो यही बलाघात को आप यहाँ से परिभाषित कर सकते हैं। फिर प्रवाह हो जाएगा, अर्थ की प्रतीति, स्वर में रसात्मकता, वाचन की मुद्रा, रुचि, ये सब हो जाएंगे। फिर मौन वाचन से क्या अभिप्राय है, इसके प्रकार। तो लिखित सामग्री को मन ही मन चुपचाप बिना आवाज के पढ़ना मौन वाचन कहलाता है। इसी को यहाँ पर इतने सारी चीजें बताई गई हैं, आप चाहें तो इसे पढ़ सकते हैं, पर मैंने मेन हेडिंग बता दी। ये भी चीज आपको पता होना चाहिए कि मौन वाचन के भी दो भेद होते हैं, एक द्रुत वाचन और एक गंभीर वाचन। द्रुत मौन पठन क्या होता है? जब हम बात करते हैं द्रुत केवल वाचन की तो शीघ्रता से पढ़ना होता है, पर द्रुत मौन पठन कहेंगे इसका उद्देश्य विशेष रूप से मनोरंजन की प्राप्ति है। पुस्तकालय अथवा घर पर विभिन्न पत्र पत्रिकाएं या समाचार पत्रों को पढ़ना इस प्रकार के मौन पठन में ही आता है। उद्देश्य इसके ही सब हैं, सीखी हुई भाषा का अभ्यास करना, परिचय प्राप्त करना, अवकाश का यूज करना, सूचना एकत्र करना, ये सब। गंभीर मौन पठन क्या होता है? गंभीर मौन पठन आप कहेंगे गंभीर अथवा गहन पठन इस विषय वस्तु का किया जाता है जो कि तथ्यात्मक सारगर्भित क्लिष्ट भाषा में होती है, जिससे अधिक चिंतन की आवश्यकता होती है। यहाँ पर उद्देश्य क्या होंगे? भाषा पर अधिकार, विषय वस्तु पर अधिकार, नवीन सूचना एकत्र करना, केंद्रीय भाव की खोज करना, ये सभी। फिर आपका है प्रश्न कविता शिक्षण पर दो संक्षिप्त पाठ योजना आपसे कभी पूछी गई थी, पाठ योजना 2017 में। तो एक आप इसका, मैं स्क्रॉल करते रहा हूँ धीरे धीरे, आप एक बार इसका जो पूरा फॉर्मेट है वो देख लीजिएगा ताकि आपको रिवाइज हो जाए कि पहले प्रकरण आता है, उसमें सामान्य उद्देश्य, फिर विशिष्ट उद्देश्य। अपने इंटर्नशिप में बनाई सारी चीजें, तो बस एक बार दिमाग में रखिएगा, ज्ञानात्मक, बोधात्मक, कौशलात्मक, ताकि प्रश्न अगर आए तो आप इसे खाली छोड़कर ना आए।
फिर अपेक्षित पूर्व ज्ञान, सहायक सामग्री, प्रस्तावना हो गया, उद्देश्य कथन है, प्रस्तुतिकरण है, आदर्श वाचन है, अनुकरण वाचन है, काठिन्य निवारण है, भावार्थ है, और इसी प्रकार प्रस्तुतिकरण है, आदर्श वाचन है, काठिन्य निवारण, भावार्थ, बोध प्रश्न, श्याम पट, निरीक्षण कार्य और लास्ट में गृह कार्य। तो ये पूरा आपका प्रोसीजर हो जाएगा। अगला है जीवनी और आत्मकथा में अंतर। 2016-19 दो बार पूछा गया है, तो ये डिफरेंस याद कर लीजिए। आत्मकथा व्यक्ति के द्वारा स्वयं के जीवन के संदर्भ में लिखी गई होती है। जीवनी व्यक्ति विशेष के जीवन पर जब कोई दूसरा लिखता है तो कहते हैं उसे। आत्मकथा में व्यक्ति अपने जीवन की निजी गहराइयों से जुड़े प्रसंग के आधार पर लिखता है। इसमें आवश्यक नहीं है इस लेखन जीवनी लिखने वाले व्यक्ति की गहराइयों से परिचित हो। आत्मकथा में लेखक अपना जीवन वृत्त स्वयं प्रस्तुत करता है। इसमें लेखक को जीवनी लिखने के लिए यही सामग्री विभिन्न स्रोतों से एकत्रित करनी पड़ती है। आत्मकथा आत्मिक आत्मनिष्ठ होती है, जबकि जीवनी वस्तुनिष्ठ होती है। तो ये चार अंतर हैं, याद रखिएगा। 2016 में प्रश्न पूछा गया था संस्कृत से ही इसी में कि पठ धातु का लंग लकार प्रथम पुरुष तीनों वचनों के रूप लिखिए। तो पठ धातु में जितने भी आपके होते हैं 5 जो मुख्यतः पूछे जाते हैं वो सभी देख लीजिएगा। ये जो पूछा गया है वो मैं आपको बता देता हूँ। प्रथम पुरुष में बात करें तो एक वचन में आपठत, द्विवचन में अपठताम और अपठन, इस प्रकार से जो है वो चलते हैं। फिर आप कहेंगे निम्नलिखित पंक्तियों का भाव स्पष्ट कीजिए। 2016 में आया था रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सोन, पानी गए ना उबरे मोती मानुष चून। तो इसका अर्थ होगा कि कवि रहीम कहते हैं पानी अवश्य रखना चाहिए, क्योंकि पानी के बिना सब सूना हो जाता है, अर्थात व्यर्थ हो जाता है। पानी चले जाने से कोई मूल्य नहीं रह जाता है, क्योंकि मोती का पानी उसकी आब या कांति चली गई तो वह बेकार हो जाता है। उसी प्रकार मनुष्य से पानी यानी कि आत्मसम्मान चला गया तो वो प्रतिष्ठाहीन मनुष्य दो कौड़ी का नहीं रह जाता। और इसी प्रकार चूने में से भी पानी यानी कि जल चला जाता है तो चूना बेकार हो जाता है। फिर प्रधानाध्यापक और इत्यादि का संधि विच्छेद पूछा गया है। तो प्रधान और अध्यापक इति प्लस आदि आपका हो जाएगा। फिर आपका 2018 में कक्षा में प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण होने पर पिता को खुशी प्रकट करते हुए पत्र लिखने को कहा गया है। तो आप पत्र का फॉर्मेट देख सकते हैं कैसे लिखा जाता है, ताकि पेपर में आए तो कर ले जाएं। फिर आपका कक्षा में बच्चों के बैठने की व्यवस्था को ठीक करने के उद्देश्य से बेसिक शिक्षा अधिकारी को पत्र, ये 2017 में आया था। 2 साल पेपर में पत्र पूछा जा चुका है, तो पूरे चांसेस हैं इस बार भी पूछा जा सकता है। तो देख लीजिएगा एक बार क्या इसका फॉर्मेट है, बाकी आप इसके अंतर का तो स्वयं से लिख सकते हैं। यहाँ पर बात करते हैं, यही मैंने प्रश्न आपको उठा के दिया था मॉडल पेपर में, यदि आपको याद होगा। और यहाँ पर जो त्रिफला था आपका, नहीं त्रिफला नहीं, आपका चक्रधर था। देखिए चक्रधर जो है चक्र को धारण करने वाला, यहाँ पर तत्पुरुष समास दे रखा है। तो यहाँ पर जो कोक है इसके आधार पर दे रखा है। पर मैंने अभी ऊपर समास बताया तो मैंने कहा कि जो समास है उसमें आपको एक से अधिक समास देखने को भी मिलते हैं। तो चक्रधर चक्र को धारण करने वाला कहते हैं विष्णु भगवान को, अर्थात विष्णु। और जब मैंने आपसे कहा कि आपका तत्पुरुष समास और बहुब्रीहि समास दोनों आपको ऑप्शन में देखने को मिले, यानी कि दोनों ही आपका एक समास में हो, तो आप बहुब्रीहि समास को ही प्रायोरिटी देंगे। यहाँ पर आपको याद रखना है जब दोनों होते हैं तो बहुब्रीहि समास को ही माना जाता है। तो यहाँ पर जो चक्रधर है इसमें बहुब्रीहि समास होगा, ये यहाँ पर गलत दिया हुआ है। तो तत्पुरुष समास भी अपने आप में सही है, गलत नहीं आप कहेंगे, पर ऑप्शन में अगर बहुब्रीहि और तत्पुरुष को चुनना हो तो हमेशा आप बहुब्रीहि को ही टिक करेंगे, क्योंकि इसका सीधा सीधा दूसरा अर्थ निकल रहा है चक्रधर, यानी कि चक्र धारण करने वाला, अर्थात विष्णु। इस प्रकार से आप लिख सकते हैं। फिर पुनर्बलन शब्द से क्या अभिप्राय है, तो आप कहेंगे इसके अंतर्गत वे सभी क्रियाएं तथ्य आ जाते हैं जिनसे विवश होकर छात्रों की क्रियाएं करनी पड़ती हैं। अध्यापक का आदेश, स्वयं की इच्छा, बड़ों का सम्मान, सामाजिक मर्यादा, इनसे प्रभावित होकर जो कार्य किए जाते हैं वे सब पुनर्बलन में आते हैं। अगला प्रश्न है आपका शुद्ध रूप जो है उसके संदर्भ में कि सेंटेंस दे रखे हैं, आपको शुद्ध रूप बताना है पुस्तक समर्पण की। तो इसका बनेगा पुस्तक समर्पित की। उनका रहन सहन का दर्जा ऊंचा है, उनका रहन सहन का स्तर ऊंचा है। सभा में विरोध प्रकट किया गया, सभा में विरोध हुआ। और मेरे को बाजार जाना है यानी कि मुझे बाजार जाना है, इस टाइप से आपके हो जाएंगे। फिर पूछा गया था उपसर्ग, तो आप जानते हैं शब्दांश अथवा कोई अक्षर किसी शब्द के आरंभ में जुड़कर उसके अर्थ को जो परिवर्तित कर देता है उसे हम उपसर्ग कहते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल में भी यहाँ पर आप कुछ लिख सकते हैं। प्रत्यय जो अंत में लगते हैं, जैसे कड़वा शब्द के बाद हट लगाने से कड़वाहट है, तो प्रत्यय आपका हो जाएगा। प्रत्यय के भी 2 टाइप होते हैं, कृत प्रत्यय होता है, तदित प्रत्यय होता है। और ये हमारा लास्ट प्रश्न है इस वीडियो का, और इसके बाद एक प्रश्न हम आपसे भी पूछेंगे। कृत प्रत्यय की बात करें तो क्रिया में
धातु रूप के पश्चात लगाने वाले जो शब्दांश होते हैं उनको कृत प्रत्यय कहते हैं। जैसे पढ़ जो है उसमें धातु में शब्दांश आई जोड़कर पढ़ाई बन जाता है। इस प्रकार प्रत्यय को जोड़कर संज्ञा विशेषण अव्यय शब्दों की रचना की जा सकती है। और तद्धित प्रत्यय क्या होता है, धातु के अतिरिक्त संज्ञा सर्वनाम विशेषण इत्यादि शब्दों में शब्दांश को जोड़कर तद्धित प्रत्यय बनाया जाता है। जैसे पुस्तक शब्द में आलय जोड़ा गया तो पुस्तकालय बन गया। तो ये दोनों अंतर। तो सारी चीजें हमने देख ली। अब जैसा कि स्टार्टिंग में ही हम हमेशा कहते हैं, लास्ट में एक ना एक हम प्रश्न पूछेंगे। तो इस वीडियो का आपका प्रश्न है, आवारा मसीहा के लेखक। इसके ऑप्शन देखने से पहले वीडियो अभी तक आपने लाइक ना किया हो तो सभी लोग वीडियो को लाइक ज्यादा से ज्यादा कर दीजिएगा। आप ही के लिए सारी मेहनत की जा रही है, तो आपका एक लाइक तो वीडियो पर बनता ही है। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके भी जुड़ जाइएगा और लोगों के साथ वीडियो को शेयर भी अवश्य कर दीजिएगा। और इंग्लिश का नहीं देखा है आपने मैराथन, तो इससे पहले हम करा चुके हैं, वो भी वीडियोस में जाकर देख लीजिएगा। ऑप्शन आपके हैं विष्णु गुप्त, मैथिली शरण गुप्त, विष्णु प्रभाकर या फिर जयशंकर प्रसाद। प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन आपका आया था, हाल ही में जो नवंबर 2020 में सबसे लेटेस्ट में पेपर हुआ था, वहीं आपका ये प्रश्न पूछा गया था। इसीलिए इस प्रश्न को मैंने शामिल किया है, जिससे आपको एक अंदाजा ये भी लगते रहे कि प्रीवियस ईयर में कैसे कैसे प्रश्न पूछे जा रहे हैं। एक चीज मैं आपको और बता दूं, आप आपके जैसे कोर्स में कबीर दास जी हैं, इन सब का थोड़ा थोड़ा जीवन परिचय आपको दिमाग में रखना जरूरी है। साथ ही लेटर का फॉर्मेट हो गया, कुछ महत्वपूर्ण रचनाएं हो गई। तो प्रीवियस ईयर पर आधारित ही प्रश्न पत्र अभी तक जितने हुए आ रहे हैं, तो इन सभी चीजों का ध्यान रखिएगा। तो कल के पेपर के लिए सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। अच्छे से अच्छा पेपर सभी करके आइएगा। आज के वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आया हो लाइक अवश्य कीजिएगा, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। थैंक यू फॉर वॉचिंग।